Hello people, how are you all? What's up babies? So, क्या हाल है? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? आपने बोला हाँ सर पढ़ाई तो चल रही है, पढ़ाई ही चल रही है और क्या चल रहा है? और कुछ चलना भी नहीं चाहिए मेरी जान, अभी सिर्फ पढ़ाई देखो। So, कहाँ पहुंच गए थे अपन? भाई राइट्स इश्यू शुरू करने वाले थे, मैंने रुकवा दिया था आपको पिछले लेक्चर में कि यार सर राइट्स इश्यू अपन फुर्सत से देखेंगे। क्या क्या देख लिया था? फिक्स प्राइस मेथड देख ली थी, बुक बिल्डिंग मेथड देख ली थी, आईपीओ देख लिया था, एफपीओ देख लिया था। हाँ, ये सारी चीजें देखी थी हमने। कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? भाई चैप्टर 3 चल रहा है, इश्यू ऑफ शेयर्स। इतना पता है हमको, बेवकूफ मत समझ। अरे भाई ठीक है ना, मैं बेवकूफ थोड़ी समझ रहा हूँ, मैं अपने लिए पूछ रहा था, मेरे को याद नहीं था, मैं भूल गया था, माफ कर दो मेरे को। चलो बढ़े आगे। भाई साहब आज खैर राइट्स इश्यू तो अपन देख चुके हैं ना एक बार, सेकेंड चैप्टर में देखा था राइट्स इश्यू क्या होता है, बोनस इश्यू क्या होता है। हाँ, बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया था हमने, लेकिन एक आइडिया है हमको कि राइट्स इश्यू किसको करते हैं हम, कब करते हैं, क्यों करते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार देखते तो हैं सही क्या है ये। तो हम हमारे दूसरे सेगमेंट में आ गए थे, विच इज ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। राइट्स इश्यू हम किसको देते हैं? हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। आपने बोला ठीक है सर। अब यहां देखो, कंपनी क्या कर रही है? कंपनी गिविंग राइट्स। कंपनी क्या कर रही है? कंपनी गिविंग राइट्स टू परचेज शेयर्स इन डिस्काउंट। याद है हमने देखा था कि हमारा जो डिस्काउंट है ये हमेशा मार्केट वैल्यू पे होता है और किस पे? फेस वैल्यू पे नहीं होता है। फेस वैल्यू पे दो एक्सेप्शंस देखे थे कि कब आप डिस्काउंट दे सकते हैं, जब आप अपने क्रेडिटर्स को अपने ओनर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और दूसरा स्वेट इक्विटी। लेकिन हम हमारे राइट्स के केस में बात कर रहे हैं, तो कंपनी आपको डिस्काउंट तो दे रही है, लेकिन डिस्काउंट काय में दे रही है? डिस्काउंट मार्केट प्राइस में दे रही है, फेस वैल्यू पे नहीं दे रही है सर। आपकी नॉमिनल वैल्यू पे आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। आपको डिस्काउंट कहां मिल रहा है? आपको डिस्काउंट मिल रहा है आपकी मार्केट वैल्यू पे। तो कंपनी क्या कर रही है? कंपनी राइट्स दे रही है अपने एम्प्लॉइज को कि भाई यू कैन परचेज योर शेयर्स, आई एम सॉरी नॉट एम्प्लॉइज, योर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या दे रही है? कंपनी राइट्स दे रही है कि भाई साहब मुझे ना आपसे थोड़ा और पैसा चाहिए। दैट्स व्हाट कंपनी इज सेइंग। मुझे थोड़ी और कैपिटल रेज करनी है, मुझे थोड़े से और फंड्स रेज करने हैं, तो मैं आपको राइट्स दे रही हूं कि भाई आप एक काम करो, आप ही मेरे शेयर्स खरीद लो, और जो मैं नए शेयर्स इश्यू करने वाली हूं। तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आपका कंट्रोल भी आपके हाथ में रहेगा और मुझे बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा पैसा लेने। आपने बोला सर मेक सेंस। अब मान लो कंपनी को फंड्स चाहिए और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स मान ही नहीं रहे कि भाई नहीं 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 नहीं, हम तो नहीं दे रहे और तू बाहर जाके भी नहीं ले सकती। ऐसा हो सकता है क्या? कंपनी बोलेगी बाहर में जाओ। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अब देखो ना, कंपनी को फंड्स चाहिए। अल्टीमेटली कंपनी किसकी है? कंपनी शेयर होल्डर्स की है। अब कंपनी में फंड्स नहीं रहेंगे, कंपनी में स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होगी, कंपनी में फाइनेंस की कमी होगी, तो कंपनी बिजनेस सही से कर पाएगी क्या? अपने गोल्स तक पहुंच पाएगी क्या? जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके, उनको अचीव कर पाएगी क्या? आपने बोला नहीं सर। तो शेयर होल्डर्स को पहला मौका देती है कंपनी कि भाई मुझे फंड्स चाहिए, तो आप एक काम करो, मैं बाहर ना जाके आप ही को शेयर्स इश्यू कर देती हूं और आप ही मुझे पैसे दे दो। आपने बोला ठीक है सर। अब देखो कंपनी और कौन कौन से तरीकों से पैसे उठा सकती है? भाई एफपीओ कर दिया, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, ऊपर देखा, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग कर दी, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट्स कर दिया। प्राइवेट प्लेसमेंट आगे आने वाला है। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कंपनी इज रेजिंग फंड्स फ्रॉम स्पेसिफिक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल। अभी इतना ध्यान रखो सर, ठीक है।
अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी या तो एफपीओ करके फंड्स ले सकती है या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट करके ले सकती है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जब भी कंपनी राइट्स इश्यू करती है तो उसको हम स्पेसिफिकली राइट्स इश्यू बोलते हैं और एफपीओ नहीं बोलते हैं। एफपीओ इज फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। आपने बोला कि सर फर्दर पब्लिक ऑफरिंग यानी आप जब पब्लिक से फर्दर फंड्स रेज कर रहे हैं, यहां पे आप पब्लिक के पास जा रहे हैं क्या आपका ये जो ऑफर है क्या ये जनरल है या स्पेसिफिक है? आपने बोला सर स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि हमको पता है कि हम ये राइट्स किसको दे रहे हैं, ये हम हमारे शेयर होल्डर्स, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, हम उनको राइट्स दे रहे हैं। आपने बोला ठीक है सर, वेल एंड गुड। अब समझो कंपनी ने अपनी मार्केट वैल्यू पे डिस्काउंट दिया। फॉर इंस्टेंस हमारे कंपनी का मार्केट वैल्यू कितना था? हमारे कंपनी का मार्केट वैल्यू था 100 रुपए। कंपनी ने बोला कि भाई ये 80 रुपए के शेयर्स में तुम्हें दूंगी, जो मार्केट में 100 रुपए के हैं वो मैं तुम्हें 80 रुपए में दूंगी। किसे? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। अभी शेयर्स दिए नहीं गए हैं, अभी सिर्फ राइट दिया गया है। क्या दिया गया है? राइट्स दिए गए हैं कि भाई यू कैन परचेज शेयर्स फ्रॉम मी, एंड उससे होगा ये कि मेरी कैपिटल भी बढ़ जाएगी और आप लोगों की जो ओनरशिप है वो भी डाइल्यूट नहीं होगी, वो भी किसी और के हाथ में नहीं जाएगी, कोई नए ओनर्स नहीं आएंगे कंपनी में। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं, वही ओनर्स रहेंगे। आपने बोला ठीक है सर। अब जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को राइट्स देती है ना, तो इसका अलॉटमेंट जो होता है वो प्रपोर्शन बेसिस पे होता है। ठीक है, आपने बोला कि ये प्रपोर्शनेट बेसिस में क्या है? सर प्रपोर्शनेट बेसिस में मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, प्रपोर्शन कुछ भी हो सकता है, इट इज होली एंटायरली अ डिस्क्रिशन ऑफ कंपनी कि वो किस प्रपोर्शन में अपने राइट्स देना चाहती है। मैं यहां पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि यहां पे मान लो एक शेयर होल्डर है जिसके पास 2 शेयर्स हैं, तो उसको 1 शेयर मिलेगा। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। कंपनी ने डिसाइड किया है कि जो शेयर होल्डर 2 शेयर्स होल्ड कर रहा है उसे मैं 1 राइट दूंगी। आपने बोला कि मेरे पास अगर 2 शेयर्स हैं कंपनी के ऑलरेडी, मैं एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं। अब जब मेरे पास 2 शेयर्स है ना, उसको कितना मिलेगा? उसको 1 राइट्स मिलेगा। आपने बोला ठीक है सर। अब समझो कोई एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, मिस्टर अल्तमश खान, वो क्या कर रहा है? वो 1000 इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रहा है। मतलब तुम्हारा भाई 1000 इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रहा है ऑलरेडी। कंपनी ने रेशियो कितना दिया है? कंपनी ने आपको रेशियो दिया है भाई 1:2। 1:2 के प्रपोर्शन में कंपनी इज गोइंग टू इश्यू यू राइट्स। आपने बोला ठीक है सर। अब मेरे पास कितने शेयर्स थे? मेरे पास 1000 शेयर्स थे। तो मैंने क्या किया भाई साहब, मैंने ना 1000 शेयर्स थे, तो मुझे अब कितने राइट्स मिलने वाले हैं ये मैंने पता कर लिया। भाई मुझे 500 राइट्स मिलेंगे। 1/2, 1:2 का रेशियो है ना, तो जहां मेरे पास 1000 शेयर्स थे, अब मुझे और एडिशनल कितने शेयर्स मिल जाएंगे? कंपनी के 500 शेयर्स। अभी कंपनी ने शेयर्स दी नहीं है आपको, अभी सिर्फ आपको राइट्स दी है कंपनी ने कि भाई यू कैन परचेज दीज शेयर्स ऑन अ डिस्काउंटेड वैल्यू, ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस। आपने बोला ठीक है सर। अब समझो, नाउ मिस्टर अल्तमश हैव द राइट टू ईदर एक्सेप्ट द ऑफर और रिजेक्ट इट। कंपल्शन नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि कंपनी ने आपको राइट्स दिए हैं तो आपको लेने ही हैं। इट इज टोटली योर डिस्क्रिशन इफ यू रेदर यू वांट टू एक्सेप्ट द ऑफर और यू वांट टू रिजेक्ट इट। और इसी के साथ साथ आपके पास एक और राइट आता है विच वी कॉल रिनाउंस इट। ईदर यू कैन एक्सेप्ट इट, ईदर यू कैन एक्सेप्ट इट और यू कैन रिजेक्ट इट और यू कैन रिनाउंस इट। अब आपने बोला कि सर ये रिनाउंस यानी क्या? समझाता हूं, आ जाओ। रिनाउंस यानी सबसे पहले समझो, पहला ऑप्शन मेरे पास क्या था कि भाई मैंने ना अपने शेयर्स क्या किए? एक्सेप्ट कर लिए। इफ मिस्टर अल्तमश
buys the shares, then he will have to pay 500 शेयर्स के हिसाब से 500 शेयर्स का 80 रुपए, जो कि हो गया 40,000 रुपए। अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं तो मुझे कितने शेयर्स मिल रहे हैं? 500 शेयर्स मिल रहे हैं। अब इन 500 शेयर्स की वैल्यू कितनी रखी है कंपनी ने? डिस्काउंटेड वैल्यू 80 रुपए। तो 80 रुपए के हिसाब से मुझे कंपनी को 40,000 रुपए देने। आपने बोला ठीक है, वेल एंड गुड। आपने बोला कि मैंने रिजेक्ट कर दिया, मैंने रिजेक्ट कर दिया तो ना मेरा कंपनी से लेना है एक, ना देना दो, तो मैं कुछ भी नहीं देने वाला। ठीक है सर। अब आपने बोला कि उसके पास एक और राइट है, अल्तमश के पास एक और राइट है। क्या राइट है भाई? he can renounce his shares, he renounce his rights rather। ठीक है, अभी शेयर्स तो उसको मिले नहीं है, तो उसको क्या मिला है? उसको राइट्स मिले हैं। उसने अपना राइट क्या किया? उसने अपना राइट रिनाउंस कर दिया। अब रिनाउंस करने का मतलब क्या होता है? उसने अपना राइट किसी और को दे दिया कि भाई मैं नहीं चाहता इस कंपनी के और शेयर्स लूं, मेरे पास राइट है कि मैं 500 शेयर्स और ले सकता हूं, वो भी डिस्काउंटेड वैल्यू पे। तो तू एक काम कर, मैं अपने राइट्स तुझे दे देता हूं, तू ले ले। अब समझो एग्जांपल में भाई मिस्टर अल्तमश डिसाइडेड टू रिनाउंस हिज राइट्स टू मिस्टर यूसुफ। He made condition that Mr. Yusuf will have to pay ₹90 for each share। अब देखो यहां पे अल्तमश ने क्या किया है? अल्तमश को मिल कितने में रहे थे राइट्स? 80 रुपए में। लेकिन वो यूसुफ को क्या बोल रहा है कि भाई तुम जाओ, तुम आके मेरे से 90 रुपए में राइट्स ले लो, क्योंकि यही शेयर अगर तुम मार्केट में लेने जाते हो तो तुम्हें 100 रुपए का मिलेगा, मुझसे लोगे तो 90 रुपए में मिल जाएगा। आपने बोला ठीक है सर। अब मिस्टर यूसुफ विल पे 5,000। अगर वो मार्केट से लेता है, सॉरी, अगर वो अल्तमश से ले रहा है तो अल्तमश को कितने देगा वो? भाई आपने बोला कि 5,000 रुपए देगा। 5,000 रुपए कैसे? सर अल्तमश को तो 80 रुपए में मिल रहे थे ना, लेकिन अल्तमश बेच कितने में रहा है? अल्तमश 90 रुपए में बेच रहा है। तो वो 80 के ऊपर वाले जो 10 रुपए हैं वो यूसुफ किसको देगा? वो अल्तमश को देगा। यानी 5,000 रुपए वो किसको देगा? वो मुझे देगा। और बाकी के जो 80 रुपए हैं, 90 रुपए में शेयर्स खरीदा यूसुफ ने, 90 रुपए में से 10 रुपए वो किसको देने वाला है? वो अल्तमश को देने वाला है। और जो 80 रुपए जो राइट्स थे, जो एक्चुअल राइट्स थे, जो अल्तमश को मिले थे, जो अल्तमश ने यूसुफ को दिया है, वो कितने के थे? वो 80 रुपए के थे। अब ये 80 रुपए यूसुफ किसको देने वाला है? ये 80 रुपए यूसुफ कंपनी को देने वाला है। तो इस हिसाब से जब वो 500 शेयर्स लेगा, 500 राइट्स जो कंपनी ने अल्तमश को दिए हैं, वो जो यूसुफ लेने वाला है उसको कितने में पड़ रहे हैं? वो उसको पड़ रहे हैं 40,000 रुपए में। ठीक है सर। अब ये 40,000 रुपए वो किसको देने वाला है? ये कंपनी को देने वाला है। मान लो अगर यूसुफ ने ये शेयर्स मार्केट से लिए होते, जिनका ओरिजिनल प्राइस कितना था? 100 रुपए था, तो अब इन्हीं 500 शेयर्स के लिए यूसुफ को कितने देने पड़ते? 50,000 देने पड़ते। आपने बोला ठीक है सर। लेकिन अभी उसको शेयर्स कितने के मिल गए? भाई 45,000 रुपए के मिल गए ना। 40,000 रुपए उसने कंपनी को दिए, 5,000 रुपए अल्तमश को दिए, सीधे सीधे उसके 5,000 बच गए ना यार। तो यहां पे फायदा किसका हो गया? भाई अल्तमश का भी फायदा हो गया और यूसुफ का भी फायदा हो गया। ठीक है, तो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज। आपने बोला ठीक है सर। इफ ही हैड बॉट शेयर्स फ्रॉम मार्केट, उसको कितने के पड़ते? 50,000 के। यहां पे लेकिन क्या हुआ? उसके 5,000 सेव हो गए। ठीक है सर, ओके सर। अब एक बार हमारे राइट्स के ना प्रोविजंस देखते हैं कि हमारे राइट्स के क्या क्या प्रोविजंस है। हमारे कंपनीज एक्ट में हमको क्या क्या बताया गया राइट्स के बारे में। अब देखो, ये प्राइस ऑफ राइट्स शेयर इज लेस देन द मार्केट प्राइस। कभी भी जब भी कंपनी अपने राइट्स इशू करेगी, जब भी राइट्स शेयर्स देगी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो उनका प्राइस जो होगा ना, वो प्राइस आपकी मार्केट प्राइस से कम होगा। ठीक है, क्योंकि अब मान लो ना, अगर राइट्स आपको दे रही है कंपनी, 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में ही दे रही है, तो आपसे क्यों कोई खरीदेगा? भाई मैं मार्केट में ही जाके नहीं खरीद लूं, मार्केट में तो मेरे को 100 रुपए में मिल ही रहे हैं ऑलरेडी। तो आपने बोला हाँ सर। तो कभी भी जब कंपनी राइट्स इशू करेगी तो उसका जो प्राइस होगा वो मार्केट प्राइस से हमेशा कम होगा। आपने बोला ठीक है सर।
कंपनी सेंड्स लेटर ऑफ ऑफर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या भेज रही है यहाँ पे? प्रोस्पेक्टस भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा था प्रोस्पेक्टस का जो नेचर होता है ना, वो जनरल होता है, यानी वो सारी पब्लिक को दिया जाता है, वो किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को या फिर कोई स्पेसिफिक लोगों को नहीं दिया जाता है। तो उसका नेचर कैसा होता है ना, उसका नेचर जनरल होता है। लेकिन हमारे लेटर ऑफ ऑफर का जो नेचर है ना, वो स्पेसिफिक होता है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे हम ये लेटर जो भेज रहे हैं वो किसको भेज रहे हैं? ये हम हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भेज रहे हैं, यानी ये स्पेसिफिक लोगों को भेज रहे हैं। हमें पता है कि हम किसको भेज रहे हैं, लेकिन जब हम प्रोस्पेक्टस देते हैं तो हमें पता नहीं होता कि किस किस को प्रोस्पेक्टस जाने वाला है। हम जनरल इशू करते हैं प्रोस्पेक्टस, यानी पब्लिक को देते हैं, किसी स्पेसिफिक लोगों को नहीं देते हैं कि भाई आप लो प्रोस्पेक्टस लो, एक एक को जाके या फिर कॉल करके, या हमारे पास डिटेल नहीं होती उन लोगों की जिनको हम प्रोस्पेक्टस दे रहे होते हैं। लेकिन यहां पर जब हम लेटर ऑफ ऑफर दे रहे हैं, यहां पे हमको स्पेसिफिकली पता है कि हम किसको दे रहे हैं। आपने बोला ठीक है सर। अब लेटर ऑफ ऑफर में कंटेंट क्या क्या होता है भाई? नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हमने देखा था, प्रोपोर्शनेट बेसिस के हिसाब से अल्तमश को कितने शेयर्स मिल रहे थे? 500 शेयर्स मिल रहे थे भाई। पीरियड ऑफ ऑफर रहता है, कितने दिन तक, कितने दिन में आप ये राइट्स इशू का ये सारा प्रोसीजर कर सकते हो। आपको मिनिमम 15 दिन देने हैं, 15 दिन दिए, और मैक्सिमम आप 30 दिन दे सकते हैं, यानी आपका ये जो पीरियड ऑफ ऑफर रहेगा, ये जो ऑफर आपका चलेगा, मिनिमम 15 दिन से मैक्सिमम 30 दिन तक चल सकता है। आपने बोला ठीक है सर। राइट टू रिनाउंस, आप अपने लेटर ऑफ ऑफर में आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट भी देते हैं, किस चीज का? रिनाउंस करने का। रिनाउंस मैं आपको बता चुका हूं, रिनाउंस क्या होता है। आप ये सब क्या होता है, ये सब कहां होता है? ये सब अपने लेटर ऑफ ऑफर में लिखा हुआ होता है। आपने बोला ठीक है सर। लेटर ऑफ ऑफर इज सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, या फिर स्पीड पोस्ट, या फिर कुरियर, या फिर आजकल हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल के फॉर्म में ये सारी चीजें हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम चीजें आजकल ईमेल में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो जाती हैं। ऑल्दो ये सारे मेथड्स भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। If equity shareholder does not respond within specified time, offer gets lapsed and share will be offered to new investor। यानी अगर आपने राइट्स एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है, आपको कंपनी ने राइट्स दी, आपने राइट्स एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन अब आपको जब रिस्पॉन्ड करना है, जितने दिन में रिस्पॉन्ड करना है, एक स्पेसिफिक टाइम में रिस्पॉन्ड करना है, आपने कंपनी को रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, तो वो जो राइट्स आपने एक्सेप्ट किए थे ना, वो राइट्स आपके लैप्स हो जाएंगे। लैप्स हो जाएंगे यानी खत्म हो जाएंगे, यानी आप वो राइट्स को क्लेम नहीं कर सकते, अब वो किसी और को दे दिए जाएंगे। क्या होगा? आपके वो जो राइट्स थे वो लैप्स हो जाएंगे, यानी हटा दिए जाएंगे, यानी कैंसिल कर दिए जाएंगे, और वो किसी और इन्वेस्टर को दे दिए जाएंगे। आपने बोला ठीक है सर। कंपनी हैज टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% ऑफ द इश्यू। अब समझो, कभी भी कंपनी जब अपना इश्यू लेकर आती है तो उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना ही चाहिए। मान लो किसी कंपनी ने अपने 1000 शेयर्स इशू किए हैं, तो इन 1000 शेयर्स में से मिनिमम 900 शेयर्स सब्सक्राइब होने चाहिए, यानी पब्लिक ने आपके 1000 में से 900 शेयर सब्सक्राइब किए ही हैं। अगर आपके 900 से कम होते हैं, अगर 899 भी हुए ना, तो आपका ये जो ऑफर है ना, ये इनवैलिड हो जाता है, वॉइड हो जाता है, यानी आपको सारा क्या, जो भी आपने पैसा लिया है, एप्लीकेशन के साथ पैसा आता है, आपने जो भी एप्लीकेशन मनी लिया है, आपको सबको रिफंड करना पड़ेगा, यानी आपका जो इश्यू है वो कैंसिल हो गया, इनवैलिड हो गया। आपने बोला ठीक है सर। राइट्स इशू समझा? राइट्स इशू में कहीं पे भी कोई भी प्रकार की, कैसी भी प्रकार की दिक्कत, इफ एनीथिंग कहीं पे भी तुम ऐसा स्टक होते हो, जस्ट लेट मी नो, वील डील विद इट। चलो आओ।
बढ़े आगे। अब देखते हैं हमारे बोनस शेयर्स। बोनस शेयर पे तो काफी घनिष्ठ डिस्कशन हुआ है हमारा, नहीं? बोनस शेयर में हमने देखा था कि भाई कंपनी क्या कर रही है, कंपनी फ्री शेयर्स दे रही है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। क्या कर रही है? फ्री शेयर्स दे रही है। अब ये फ्री शेयर्स कंपनी कहां से दे रही है? क्या पर्पस क्या होता है फ्री शेयर्स देने का? भाई टू मोटिवेट द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कि भाई हमारे साथ बने रहो। इज दैट इट? मे बी नॉट। अब समझो, कंपनी क्या कर रही है? इक्विटी शेयर्स दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। किसको? हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। और ये जो बोनस शेयर कंपनी दे रही है, ये जो बोनस शेयर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है, ये शेयर्स फुल्ली पेड होते हैं। ये शेयर्स फुल्ली पेड होते हैं। अब देखो, ये कौन सी कंपनी कर रही है? ये वो कंपनी कर रही है जो फाइनेंशियली साउंड है, जिसके पास सरप्लस प्रॉफिट है, जिसके पास सरप्लस प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट का भरमार है, यानी इसके पास एक्स्ट्रा रिजर्व्स हैं, यानी इसके पास बहुत पैसा है, बहुत कैश रिच कंपनी है भाई साहब ये। ठीक है। अब ये कहां से दे रही है बोनस? ये अपने रिजर्व्स में से दे रही है बोनस। आपने बोला ये अपने रिजर्व्स में से दे रही है बोनस। ठीक है भैया, फुल्ली पेड अप शेयर्स देगी, यानी equity shareholders does not have to pay any money for it. It is assumed that he has paid entire money for it. यानी some shareholder, any shareholder who has been given bonus shares need not to pay any money for shares which have been given to the shareholders in the form of bonus shares. आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मनी नहीं देना है, आपने कुछ भी एक्स्ट्रा मनी या फिर कुछ भी एक रुपया, एक ढेला नहीं देना है। किस चीज के लिए? बोनस शेयर के लिए। क्योंकि हमने देखा है कि ये हमारा जो बोनस शेयर कंपनी इशू कर रही है, ये कहां से इशू कर रही है? ये हमारे रिजर्व्स में से इशू कर रही है। और रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व्स प्रॉफिट्स होते हैं, रिजर्व्स हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह होती हैं, जो अल्टीमेटली किसकी हैं? अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स की ही हैं। तो इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द मनी हैज ऑलरेडी बिन गिवन। ठीक है सर। इट इज गिवन इन प्रपोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग सिमिलर टू राइट्स इशू। हमने देखा था भाई प्रपोर्शनेट बेसिस में ही होगा। मान लो 1:1 के प्रपोर्शन में आपकी कंपनी ने आपको राइट्स देने हैं, तो जहां मेरे पास 1000 शेयर्स थे, वहीं पे मुझे कंपनी 1000 शेयर्स और देगी, बोनस शेयर्स। ठीक है। आपने बोला ठीक है सर, बढ़ो आगे। अब समझो यहां पे क्या हो रहा है? रिजर्व कन्वर्ट हो रहा है किसमें? हमारी शेयर कैपिटल में। और इस प्रोसेस को, हमारे रिजर्व को हमारी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं भाई इट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। हमने क्या किया? हमने प्रॉफिट्स को, हमारे रिजर्व्स को क्या कर दिया? कैपिटलाइज कर दिया। यानी ये जो रिजर्व था हमारे पास, इस रिजर्व को हमने हमारी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया सर। अब एक बैलेंस शीट के थ्रू समझो, मान लो ये कंपनी है जिसने ना 1 करोड़ शेयर्स, मतलब जिसकी शेयर कैपिटल कितनी है? 10 करोड़ की है, जो कि है 1 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है। इस कंपनी के फ्री रिजर्व्स में कितना रखा है? अपने इस कंपनी के फ्री रिजर्व्स में 30 करोड़ रखा हुआ है, और इस कंपनी के एसपीए में 20 करोड़ रखा हुआ है। हमने एसपीए पढ़ा था। एसपीए क्या होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यानी इसमें वो पैसा होता है जो कंपनी प्रीमियम में लेती है, और इस पैसे को कहां रखती है? एसपीए में रखती है। हमने हमारे एसपीए के 5 यूजेस पढ़े थे कि कहां कहां हमारा एसपीए यूज होगा। उसमें से हमने एक यूज ये भी पढ़ा था कि भाई हमारा एसपीए हम बोनस शेयर इशू करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मान लो ये कंपनी 1:1 के रेशियो में
क्या कर रही है? शेयर्स क्या कर रही है? शेयर्स अलॉट कर रही है, बोनस शेयर्स अलॉट कर रही है। तो इसने क्या किया भाई, मेरे 10 करोड़ की शेयर कैपिटल थी ना, मैंने 1 करोड़ शेयर्स और दे दिए, किस हिसाब से? ऑफ ₹10 ईच। अब जो मेरी 10 करोड़ की कैपिटल थी वो कितने की हो गई? वो मेरी 20 करोड़ की हो गई है। और यहां पे सी, मैं अपने फ्री रिजर्व्स में से भी ये जो पैसा मैंने कैपिटलाइज किया यूज कर सकता था, लेकिन मुझे ये बताओ, फ्री रिजर्व्स जो है ना, फ्री रिजर्व्स मेरा ऐसा जनरल फंड है कि मैं कहीं पे भी उसको यूज कर सकता हूं, मैं जहां चाहूं मैं फ्री रिजर्व्स का पैसा यूज कर सकता हूं। लेकिन मेरे एसपीए का जो फंड है वो रिस्ट्रिक्टेड है। मैंने देखा था कि कुछ पर्पस में ही मैं अपने एसपीए का पैसा यूज कर सकता हूं। तो पहले मैं कौन सा पैसा यूज करूंगा? वो पैसा जो मैं जनरली कहीं पे भी यूज कर सकता हूं, या फिर वो पैसा जो मैं सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर सकता हूं? तो आपने बोला कि सर ऑब्वियसली आप वो पैसा यूज करोगे जो आप सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने एसपीए में से 10 करोड़ रुपए कहां ट्रांसफर कर दिए? मेरी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। अब जो मेरा एसपीए 20 करोड़ का था, वो एसपीए अब हो गया 10 करोड़ का, और जहां मेरी कैपिटल 10 करोड़ की थी वो कैपिटल हो गई 20 करोड़ की। आपने बोला वाह सर मजेदार। अब समझो ये क्या है ना, ये हमारी नॉन कैश एक्टिविटी कहलाती है। नॉन कैश एक्टिविटी बोले तो सर आपने बोला कि कोई पैसा आया क्या कंपनी के पास, या फिर कंपनी से कोई पैसा गया क्या? कंपनी की बैलेंस शीट में कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो कहीं पे भी हुआ क्या? आपने बोला नहीं सर, कहीं पे भी कोई इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ कैश का। तो इसीलिए हमने इसको क्या बुलाया? इसको हमने बुलाया कि ये नॉन कैश एक्टिविटी है सर, इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। हमने हमारे ही प्रॉफिट को, हमने हमारे ही रिजर्व को क्या किया? इसे कैपिटलाइज कर दिया और हमारी शेयर कैपिटल बढ़ा ली। ना हमने आपसे पैसे मांगे, ना हमने आपको पैसे दिए, तो ना कैश का इनफ्लो हुआ ना कैश का आउटफ्लो हुआ। आपके शेयर्स भी बढ़ गए और यहां पे मेरा शेयर कैपिटल भी बढ़ गया। ठीक है सर। अब समझो, टू डू दिस एक्टिविटी कंपनी डू नॉट नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम शेयर होल्डर्स, बोर्ड कैन डू इट बाय देयर ओन। अब ये ऐसा क्यों कह रहा है? शेयर्स किसको दे रहे हो? बोनस किसको दे रहे हो? बोनस आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दे रहे हो ना। अब किसी को आप बोनस दोगे, मान लो मैं आपको ये टॉफी दे रहा हूं, ये एक टॉफी फ्री में दे रहा हूं, तो मैं क्या आपसे पूछ के दूंगा कि यार मैं तुम्हें चॉकलेट दूं या नहीं दूं? उसमें भी खैर तुम लोग बना लोगे कि नहीं नहीं ये वाली नहीं, हमको दूसरी वाली दे। लेकिन मेरे को ये बताओ, मैंने तुमसे पैसे लिए क्या? या फिर मैंने तुमसे कोई एक्सपेक्टेशंस रखी क्या? मैं तो रिजर्व्स का इस्तेमाल करके तुम्हें ही दे रहा हूं ना। तो यहां पे मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है, यहां पे मुझे शेयर होल्डर्स की परमिशन की जरूरत नहीं है। यहां पे बोर्ड जो है, बोर्ड अपने हिसाब से डिसाइड करके अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ भाई आप बोनस ले लो। यहां पे आपको जनरल मीटिंग करके इनका स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर आपको इनकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बोर्ड मीटिंग में भी इसका डिसीजन ले सकते हो, ये बोर्ड का डिस्क्रिप्शन है, बोर्ड अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। आपने बोला ठीक है सर। अब समझो, मैं बता चुका हूं, ये फ्री रिजर्व इज एन अकाउंट where funds of it can be used for any purpose. ठीक है। However, SPA funds are restricted, so we will first use SPA। ऊपर देख लिया हमने। आपने बोला ठीक है सर। अब इम्पैक्ट देखो, हमारे बोनस शेयर के इम्पैक्ट्स क्या क्या होंगे? इम्पैक्ट्स बोल लो, एडवांटेजेस बोल लो। ठीक है, तो हमारे बोनस शेयर करने के बाद क्या इम्पैक्ट होगा हमारा? भाई नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। आपने बोला ठीक है सर, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। जहां पे हमारे पास एक शेयर था, अभी हमें 2 शेयर्स मिल गए, एक और एक, क्योंकि एक 1:1 के प्रपोर्शन में की है कंपनी ने हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से। ठीक है, तो क्या हुआ? हमारे शेयर्स बढ़ गए। भाई हमारी पेड अप कैपिटल बढ़ गई। देखा था ना कि हमने बोनस शेयर्स जो थे हमारे, वो फुल्ली पेड अप शेयर्स थे।
उसके लिए हमारे शेयर होल्डर्स को 1 रुपया नहीं देना पड़ा है, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो हमारे फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं, क्योंकि हम उनको हमारे रिजर्व्स, हमारे प्रॉफिट्स, हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स में से क्या कर रहे हैं, बोनस शेयर्स दे रहे हैं। आपने बोला ठीक है सर। नो कैश इनफ्लो आउटफ्लो, ना कोई कैश का इनफ्लो हुआ ना कोई कैश का आउटफ्लो हुआ। अब फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू रिमेन्स सेम। फेस वैल्यू में कोई फर्क पड़ा क्या? फेस वैल्यू कम हुई, फेस वैल्यू ज्यादा हुई, ऐसा कुछ हुआ? आपने बोला नहीं सर। तो ये सब क्या है, ये सब इंपैक्ट्स हैं हमारे बोनस के। अब भाई बोनस शेयर आर इशूड ओनली आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, या फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। आपने बोला सर फ्री रिजर्व तो हमको पता है, प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग और जनरल रिजर्व्स, ठीक है, हमारा फ्री रिजर्व्स हमको पता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी आपने बता दिया था कि भाई ये अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें हम हमारे प्रीमियम अमाउंट रखते हैं, तो चलो ठीक है, हमको ये भी पता है। अब ये क्रेडिट रिडम्पशन रिजर्व्स क्या होता है? देखो, इट इज एन अकाउंट इन विच कंपनी ट्रांसफर्स आउट ऑफ प्रॉफिट टू रिडीम शेयर्स और बायबैक शेयर्स। ये एक वो अकाउंट है जो कंपनी अलग से खोल कर रखती है और उसमें फंड्स इकट्ठा करती है। किस पर्पज से? भाई जो क्या है, आपको रिडीम करना है, जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह हैं या जो डिबेंचर्स हैं उन्हें रिडीम करना है, तो आपने क्या किया, आपने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या कर दिया, बना दिया, बढ़ा दिया कि भाई कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हमें बनाना है, क्योंकि वी वांट टू क्या कर रहे हैं, रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स। इसका पर्पस कुछ और होता है, ये क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। बेसिकली सी, जब क्रेडिटर्स ने आपकी कंपनी को पैसा दिया था तो उनको पता था कि आपकी कंपनी में क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो उनके नॉलेज में ये चीज थी। अब समझो, जब आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हो तो आपकी शेयर कैपिटल जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, आपकी शेयर कैपिटल कम हो रही है। तो आपकी शेयर कैपिटल कम हो रही है तो क्रेडिटर्स ने, जिन्होंने आपको पैसा दिया है, तो आप समझो ना, उनका इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है। तो उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए आपने क्या किया, एक कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट बनाया और रिजर्व अकाउंट बनाया, और इस अकाउंट में उतना ही पैसा डाल दिया जितने से आपने रिडीम किया पैसा। आपने बोला ठीक है सर। या फिर कंपनी जब बायबैक कर रही है तब भी आपने सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना है। आपने बोला ठीक है सर। अब समझो, कंपनी कैन नॉट इश्यू बोनस शेयर्स फ्रॉम रिवॉल्यूशन रिजर्व। अब ये क्या है सर, कभी कंपनी ने कुछ असेट्स खरीदे होंगे, कभी ना कंपनी ने कोई असेट्स खरीदे होंगे, और इन असेट्स में आज की डेट में कंपनी को क्या है, कंपनी को प्रॉफिट है। सर कल मैंने अपने असेट्स खरीदे थे, मान लो 1000 करोड़ के, ठीक है, और आज उन असेट्स की वैल्यू जो है वो 1500 करोड़ हो गई है। तो ये जो 500 करोड़ का मेरा सरप्लस है, मेरे असेट्स पे जो मुझे प्रॉफिट मिला है, मैं इस प्रॉफिट में से आपको बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकता। ठीक है सर, इस असेट के प्रॉफिट में से मैं आपको बोनस शेयर इशू नहीं कर सकता। मैंने आपको बोनस शेयर कहां से इशू करना है, ये चीज हमने ऊपर देख ली है भाई, फ्री रिजर्व से करूंगा, एसपीए से करूंगा और सीआरआर से करूंगा। इसके अलावा मैं फ्री आपको कहीं और से क्या नहीं, बोनस नहीं इशू कर सकता हूं। तो यहां पे ये क्या कह रहा है कि कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब ये रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या है, मैंने अपने असेट्स का रिवैल्यूएशन किया है, उससे मुझे पता चला है कि कल जो असेट्स मेरे कितने के थे, 1000 करोड़ के थे, आज वो 1500 करोड़ के हो गए। तो मैं ये जो मेरा रिवैल्यूएशन करने के बाद मुझे प्रॉफिट पता चला है ना, इस प्रॉफिट में से आपको मैं बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकता हूं। आपने बोला ठीक है सर, बोनस इज नॉट अ ल्यू ऑफ डिविडेंड। अब समझो, ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, याद रखो, अपने आंसर में लिख के आओ, अच्छा रहेगा, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, पता चलेगा उसको जो तुम्हारा एग्जाम पेपर चेक कर रहा होगा, उसको पता चलेगा कि हाउ इंटरेस्टेड एंड हाउ कीन दिस स्टूडेंट टू लर्न दिस कंपनी लॉ सब्जेक्ट। आई एम टेलिंग। अब बोनस इज नॉट अ ल्यू ऑफ डिविडेंड, यानी आपकी कंपनी आपको ये नहीं बोल सकती कि मैंने आपको बोनस दे दिया तो मैं आपको डिविडेंड नहीं दूंगी। बोनस अलग है और डिविडेंड अलग है, ठीक है। बोनस इज नॉट अ ल्यू ऑफ डिविडेंड, यानी आपकी कंपनी
कल को अगर ये बोले कि मैंने आपको बोनस दे दिया था तो अब मैं डिविडेंड नहीं दे दूंगी, ये नहीं हो सकता। अगर आपका डिविडेंड आना है तो वो आएगा ही। आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने बोनस दिया तो मैं डिविडेंड नहीं दे रही हूं। दोनों चीजें अलग अलग रखी गई हैं। आपने बोला ठीक है सर। वंस द बोर्ड हैज अनाउंस्ड बोनस इट कैन नॉट बी कैंसल्ड। भाई एक बार बोनस अनाउंस कर दिया ना, उसके बाद चाह कर भी, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मेरा ही जलवा। भाई साहब देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। डिक्लेयर करने के बाद आप, बोनस अनाउंस करने के बाद आप स्टेप बैक नहीं कर सकते कि नहीं सर हमारा पैसा खत्म हो गया अब हम बोनस नहीं दे रहे हैं। आपको देना पड़ेगा, आपकी कॉलर पकड़ के निकाल लेंगे हम पैसा। अब बोनस शेयर आर फुल्ली पेड अप शेयर्स। देख लिया है, बोनस शेयर्स जो होते हैं वो फुल्ली पेड अप होते हैं। अब समझो शेयर होल्डर्स कैन नॉट रिनाउंस द बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स को आप रिनाउंस नहीं कर सकते, आपको राइट्स नहीं दिया जा रहा, आपको बोनस दिया जा रहा है सर। अब आप अपने बोनस को किसी और को नहीं दे सकते हैं, आपने अपना बोनस अपने पास ही रखना है, ठीक है। आप इसको रिनाउंस नहीं कर सकते हैं। नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। यहां पे ऐसा नहीं है कि आपको सब्सक्रिप्शन कहां हो रहा है, कंपनी तो ये अपने खुद से दे रही है ना। यहां पे कोई पैसा दे रहे हो क्या आप? नहीं दे रहे हो सर, आपको फ्री में मिल रहा है। तो आपने यहां पे कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट नहीं रखा है। आपने बोला ठीक है सर, आ जाओ नेक्स्ट देखें क्या है हमारा नेक्स्ट। हम्म आ गए, पहुंच गए ऑलमोस्ट। यस यस, राइट देयर। ओके, अच्छा अच्छा, ओ आई एम सॉरी, बहुत ऊपर आ गए अपन लोग वापस से। बोनस शेयर्स देख लिया है ना। अब 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 ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। अब अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक हम लोग हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे रहे थे, ऑफर कर रहे थे। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? अब हम देखेंगे कि कंपनी इज ऑफरिंग शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। आपने बोला ठीक है सर। तो सबसे पहले इसमें हम देखने वाले हैं ईसॉप। ईसॉप बोल लो, ईसॉस बोल लो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, कुछ भी बोलो सेम थिंग, ठीक है। ईसॉस या फिर ईसॉप दोनों भी चले। आपने बोला एम्प्लॉय यानी कौन से एम्प्लॉइज? भाई जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं। अब परमानेंट एम्प्लॉइज कंपनी का डिस्क्रिप्शन है कि वो किन्हें परमानेंट एम्प्लॉइज बोलती है, ठीक है। उसके बाद हमारे डायरेक्टर्स हैं, उसके बाद ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी है। देखो ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी हमारे डायरेक्टर्स और परमानेंट एम्प्लॉइज में ही आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं। तो मेनली हम ये दोनों सेगमेंट ही देखते हैं, लेकिन हमारी बुक में लिखा है तो हमने इसको भी कंसिडर किया। तो परमानेंट एम्प्लॉइज या फिर डायरेक्टर। और ये स्टॉक क्या है? स्टॉक यानी अ ग्रुप और बंडल ऑफ शेयर्स। स्टॉक यानी अ ग्रुप और बंडल ऑफ शेयर्स। सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड समझो कि ईसॉप कंपनी देती क्यों है। ईसॉप का कंसेप्ट हमारे इंडिया में काफी लेट आया, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे कंपनीज को, हमारे कंपनी के जो सेगमेंट्स हैं उनको समझ में आया कि यार इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल थिंग टू अडॉप्ट। क्यों? अब समझो, कंपनी जब भी अपने एम्प्लॉइज को रिटेन करना चाहती है, सी स्टॉक ऑप्शन प्लान जो है ना, इट इज नॉट गिवन टू मोटिवेट द एम्प्लॉय।
It is not given to motivate the manpower. It is given to retain the employee. क्या कर रही है? मेन ऑब्जेक्टिव उसका यही है कि भाई उसको रिवॉर्ड देना है और उसे अपने एम्प्लॉय को रिटेन करना है. आपने बोला ठीक है सर, कैसे कर रही है कंपनी रिटेन? समझो, एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयज होते हैं यार, इतना काम कर रहा है इंसान, होता क्या है, कंपनी बहुत पैसा लगाती है अपने एम्प्लॉयज के ऊपर. कंपनी ने किसी फ्रेशी को अपॉइंट किया, उस पर पैसा लगाया, उसे ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा, वापस आया, 2 साल काम किया और उसने स्विच कर लिया. सी यूजुअली ये क्या क्यों होता था? अब मान लो जो बैंकिंग सेक्टर्स थे, बैंकिंग सेक्टर में ऑल एंड ऑल काम हर जगह सेम ही होता है. अगर कोई एम्प्लॉय एक बैंक से हटकर दूसरे बैंक में जा रहा है तो उसका जो प्रोसीजर है ना काम करने का, वो मोर और लेस सेम होगा. लेकिन अब ये उन कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट हो गया था कि मान लो कोई एक कंपनी है, कोई बैंकिंग कंपनी है, उस बैंकिंग कंपनी से एम्प्लॉय जा रहा है कहां पे भाई, आपका कोई कैमरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में चला गया, फिर कोई कैमरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कोई ऑटोमोबाइल कंपनी में चले गया. अब समझो वो बैंकिंग से कैमरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गया, वहां का सेगमेंट पूरा अलग, उसने फिर से वापस से शुरू से लेकर आखिरी तक चीजें सीखनी है, उसमें कंपनी ने पैसा लगाया भाई. फिर इसके बाद ये बंदा यहां से उठ के गया मैन्युफैक्चरिंग में ही है, ठीक है, कैमरा मैन्युफैक्चरिंग से ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में चला गया. लेकिन डिफरेंस कितना आ गया सर? इस मैन्युफैक्चरिंग में कितना डिफरेंस था कैमरे की, और उधर ऑटोमोबाइल्स में कितना डिफरेंस था. तो वहां पे जाके फिर से सारी चीजें एक बार सीखेगा. तो कंपनी क्या कर रही है? कंपनी बहुत सारा पैसा लगा रही है इस एम्प्लॉय पे. तो इसीलिए ये सब चीजें ना हो, इसीलिए कंपनी ने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि भाई आप कुछ मत करो, हम आपको आपका रिवॉर्ड देंगे. आप जैसा काम करोगे, आप जितने अच्छे से परफॉर्म करोगे, हम आपको रिवॉर्ड देंगे इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. अब ये क्या है एक बार समझेंगे. कंपनी ने क्या किया ना, अपने ऐसे ग्रेड्स बना रखी है अपने एम्प्लॉयज का. मान लो ये ग्रेड ए है, जिसमें आते हैं हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट्स, ठीक है. ग्रेड बी में आते हैं हमारे सीनियर मैनेजर्स, ठीक है सर. ये आपकी बुक में नहीं है, हाँ, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ध्यान रखो. याद रहा तो चलेगा, नहीं रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इसके बेसिस पे हम आगे समझने वाले हैं, तो इसको समझ के चलो आराम से. आपने बोला ग्रेड सी में कौन आ गया भाई? मैनेजर्स आ गए, असिस्टेंट मैनेजर्स आ गए, ठीक है. अब ग्रेड डी में हमारे एम्प्लॉयज आ गए, ठीक है सर. तो ये कंपनी ने बोला कि हम हमारे ग्रेड ए के लोगों को कितना 10,000 ईसॉप्स देंगे, ठीक है. 10,000 ईसॉप्स यानी 10,000 पर एम्प्लॉय, ठीक है. वहीं पे कंपनी ने बोला कि हम हमारे सीनियर मैनेजर्स को 5,000 ईसॉप्स देंगे, हमारे मैनेजर्स जो हैं उनको 2,000 देंगे, एम्प्लॉयज को बोला कि नहीं देंगे. तो बताओ अभी कंपनी कर सकती है कैसा? कंपनी ऐसा कर सकती है क्या? एब्सोल्युटली कर सकती है. कंपनी का होल एंड सोल डिस्क्रिशन होता है कि वो किसको कितने ईसॉप्स देना चाहती है. इट इज अ कंपनीज डिस्क्रिशन, यानी ये कंपनी की इच्छा है, कंपनी का डिसीजन होगा कि वो किसको कितने ईसॉप्स देना चाहती है. अब मान लो यहां पे हमारा एक एम्प्लॉय है स्पेसिफिकली जो चाह रहा है कि उसे 10,000 ईसॉप्स मिले. कंपनी ने बोला ठीक है. हमारा एम्प्लॉय बी है, ये कह रहा है कि मुझे 15,000 ईसॉप्स दो. हो सकता है क्या? सर मैक्स आप 1,000 ही दे सकते हैं, सॉरी 10,000 ही दे सकते हैं. तो ये होगा क्या? ये नहीं होगा. सी वाला जो है अपना एम्प्लॉय, ये कह रहा है कि मुझे सिर्फ 6,000 चाहिए. अब बताओ
अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी ने तो बोला है कि भाई तुम्हारे ग्रेड के हिसाब से तुम्हें 10,000 दे सकते हैं हम। वो बोल रहा है कि नहीं मुझे 6,000 ही चाहिए। लेना तो तेरे को जितने चाहिए उतने ले, बस मैक्स के ऊपर मत जा। जैसे ये एम्प्लॉय गया, इसको मैक्स कितने मिल सकते हैं? मैक्स 10,000 मिल सकते हैं। सी हमारा जो एम्प्लॉय है ये कह रहा है मुझे 6,000 है। कंपनी बोला ठीक है भाई 6,000 चाहिए तो 6,000 ले ले। अब आप बोलोगे कि सर ये 10,000, 15,000, 10,000, 6,000 ये क्या है? ये मना क्यों कर रहे हैं एम्प्लॉय? जब कंपनी इनको स्वेच्छा से दे रही है तो मना क्यों कर रहे हैं? भाई फ्री में नहीं मिलते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। भले ही आपको ये डिस्काउंटेड वैल्यू में मिलेंगे लेकिन आपको पैसे देने पड़ते हैं। अब समझो कि ये जो 10,000 रुपए थे, सॉरी 10,000 शेयर्स थे, अब कंपनी इज फ्री, कंपनी इज फ्री टू डिसाइड how should be the ESOP given। अब ये 10,000 में से कंपनी कह रही है कि भाई 2,000 मैं तेरे को पहले साल दूंगी, 2,000 मैं तेरे को दूसरे साल दूंगी, ठीक है, 2,000 मैं तेरे को तीसरे साल दूंगी, ऐसे करके 2,000 चौथे साल और 2,000 पांचवें साल। कर सकती है क्या कंपनी? आपने बोला कर सकती है सर, क्योंकि हमारा ईसॉप देने का मकसद क्या है? ईसॉप देने का मकसद तो हमको रिटेन करना है ना एम्प्लॉय को। तो अब जब उसको हर साल 2,000 शेयर्स मिलते रहेंगे तो वो मोटिवेटेड भी रहेगा और कंपनी से बना भी रहेगा। तो ये कंपनी का डिसीजन होता है, कंपनी चाहे जैसे अपने ईसॉप देना चाहे वो दे सकती है। अब ये काम कौन करेगा? ये काम किसको डेलीगेट कर रखे हैं कंपनी ने? ये काम हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डेलीगेट कर रखे हैं। लेकिन अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं इसके अलावा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, अपने ये बोनस शेयर इशू करने के पावर, अपने ईसॉप इशू करने के जो पावर्स हैं ये किसको डेलीगेट कर देते हैं? ये हमारी कंपनसेशन, एक कंपनसेशन कमेटी बना देते हैं ये लोग। इस कंपनसेशन कमेटी को अपने पावर्स डेलीगेट कर देते हैं और ये कंपनसेशन कमेटी सारा ईसॉप का प्रोसीजर एडमिनिस्टर करती है। इस कंपनसेशन कमेटी में भी डायरेक्टर्स होते हैं और कुछ ये जो कंपनसेशन कमेटी बनती है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? कुछ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करके इस कंपनसेशन कमेटी में बिठा देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि भाई आप ईसॉप का जो भी प्रोसीजर है आप इसको एडमिनिस्ट्रेट करो। आपने बोला ठीक है सर, वेल एंड गुड। अब आओ आगे समझते हैं हमारा क्या है। अब देखो कौन कौन ईसॉप कर सकता है। ठीक है सर, ये कंपनी है, कंपनी ए जिसने मोर देन 51 शेयर्स, मान लो 53 शेयर्स कहां पे? कंपनी बी में होल्ड कर रखे हैं। यानी ये कंपनी कौन कहलाई? ये हमारी होल्डिंग कंपनी कहलाई और ये हमारी सब्सिडायरी कंपनी कहलाई। अब इसी सब्सिडायरी ने कंपनी सी में 68% शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं, 68% शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। तो हमारी जो कंपनी बी है ये कंपनी सी की होल्डिंग हुई और हमने देखा था कि भाई हमारे होल्डिंग की सब्सिडरी हमारी होल्डिंग की सब्सिडरी होती है, यानी ये हमारी होल्डिंग की भी सब्सिडरी कहलाएगी। ऑल्दो दिस इज नॉट द मैटर टू बी डिस्कस्ड एज ऑफ नाउ। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये जो हमारी कंपनी बी है ये कंपनी ए की सब्सिडरी भी है और कंपनी सी की होल्डिंग कंपनी भी है। तो अब ये कंपनी बी जो है ये अपने एम्प्लॉइज को, कौन कौन से एम्प्लॉइज को? अपनी होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉइज को, अपनी खुद की कंपनी के एम्प्लॉइज को, मतलब कंपनी बी इटसेल्फ उसके खुद के एम्प्लॉइज को, और अपनी सब्सिडायरी कंपनी के एम्प्लॉइज को क्या दे सकती है? ऑप्शंस दे सकती है। जैसे हम लोग हमारे राइट्स इश्यू में राइट्स देते थे ना, वैसे ही यहां पे हम ईसॉप्स में ऑप्शंस देते हैं। क्या देते हैं? ऑप्शंस देते हैं और फिर यही ऑप्शंस आगे जाकर शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं। आपने बोला ठीक है सर। अब समझो क्या कर रही है
ऑप्शंस दे रही है, ऑप्शंस दे रही है टू परचेज इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी बी एट फ्यूचर डेट, भाई बाद में खरीद लो, या सॉरी फ्यूचर डेट एंड एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। अभी प्री डिटरमाइंड प्राइस क्या है, यानी उसका प्राइस जो है वो प्री डिटरमाइंड है, आपको इतना ही प्राइस देना है। यानी मान लो आज मैंने आपको शेयर्स 80 रुपए का दिया है, कल को जाके शेयर का वैल्यू 200 रुपए भी हो जाता है तो आपसे 200 रुपए नहीं लूंगी, आपसे 80 रुपए ही लूंगी। ये मेरा प्री डिटरमाइंड प्राइस मैं आपको दे रही हूं। अभी फ्यूचर डेट में लेते हो तो भी आपको प्री डिटरमाइंड प्राइस में ही मिलेगा। सी ESOP was given to motivate the manpower to motivate the employees of the company. Main objective was not to reward the employee but to retain the employee. आपने बोला ठीक है सर। अब इसके क्या क्या इवेंट्स होते हैं, कैसे कैसे ये चीज प्रोसेस होती है, कैसे ये चीज अपने इसमें लाई जाती है, इंप्लीमेंटेशन में लाई जाती है। तो सबसे पहले देखो, जिस दिन कंपनी आपको ऑप्शंस देती है, ऑप्शन लेटर आर सेंट टू ऑल द एम्प्लॉइज, उस डेट को हम बोलते हैं ग्रांट डेट। यानी आपने अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शंस ग्रांट कर दिए, यानी आपने अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शंस दे दिए कि भाई ये शेयर्स आप ले सकते हो, इतने इतने शेयर्स आप ले सकते हो, आपके पास इतने इतने शेयर्स, इतने इतने ऑप्शंस हैं। तो ये क्या हुई हमारी, ये हमारी ग्रांट डेट हो गई। अब ये वेस्टिंग डेट क्या होती है, जब हमारे ऑप्शंस वेस्टेड कर दिए गए, यानी हमने हमारे ऑप्शंस, हमारे एम्प्लॉइज ने चुन लिए कि भाई इतने इतने ऑप्शंस हमको चाहिए, तो हमने ये जो ऑप्शंस हमारे एम्प्लॉय ने मांगे हैं, ऊपर वाले केस में हमने देखा था कि 10,000 चाहिए थे एक बंदे को, एक बंदे को 15 चाहिए थे, एक बंदे को 6 चाहिए थे। अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने ऑप्शंस ग्रांट कर लिए, अब इनको कंपनी ऑप्शंस वेस्ट कर देगी, वेस्ट कर देगी यानी इनको इनके हाथों हाथ सौंप देगी। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला ये हमारी वेस्टिंग डेट कहलाई। फिर इसके बाद हमारी एक्सरसाइज डेट क्या होती है, हमने बोला ऑल द स्टॉक ऑप्शंस आर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। जिस दिन ये ऑप्शंस हमने जो वेस्ट किए थे, ये ऑप्शंस हमारे शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, इन्हें हमने बोला भाई हमारी एक्सरसाइज डेट। जिस डेट में ये ऑप्शंस हमारे शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, इसे हमने बोला हमारी, क्या बोला, एक्सरसाइज डेट। अब समझो ये जो ग्रांट डेट है और हमारी वेस्टेड डेट है, इसके बीच में कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए। देयर शुड बी अ मिनिमम गैप ऑफ 1 ईयर इन ग्रांट डेट एंड वेस्टिंग डेट। आपने बोला ठीक है सर। अब ये डायग्राम के थ्रू समझो, मान लो मेरी एक कंपनी है जिसने 1 जुलाई 2021 को शेयर्स क्या किए, ग्रांट किए, यानी आपको ऑप्शंस दिया, और आपने 1 साल, सॉरी आने वाले 2 साल में आपको 30 जून 2023 में आपने क्या किया, वेस्ट कर दिया। मतलब ये ग्रांट डेट से वेस्टिंग डेट के बीच का जो पीरियड है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, हम वेस्टिंग पीरियड बोल रहे हैं। और हमने देखा था कि इसमें मिनिमम 1 साल का गैप होना चाहिए, ग्रांट और वेस्टिंग डेट के बीच में कितना, 1 साल का गैप आपने बोला था। हमने हमारे एग्जाम्पल में 2 साल लिया है। अब समझो ये वेस्टिंग डेट से, इस वेस्टिंग डेट से हमारे एक्सरसाइज पीरियड को हमने देखा कि भाई 1 साल में हमने इन्हें आपको एक्सरसाइज कर दिया, यानी ये ऑप्शंस क्या हुए, ये ऑप्शंस हमारे शेयर्स में कन्वर्ट हो गए। क्या हो गए, हमारे शेयर्स में कन्वर्ट हो गए। अब हमारा एक एम्प्लॉय था जिसने ये जो शेयर्स इसको वेस्ट किए गए थे, इसे कब एक्सरसाइज किया, इसने 10 जुलाई 2023 को एक्सरसाइज किया। तो अब इसने जब ये अपने ऑप्शंस क्या किया, एक्सरसाइज किया, तो ही विल हैव टू मेक श्योर कि इसके साथ इसको मिला लॉक इन पीरियड, 1 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है। लॉक इन पीरियड यानी क्या, कि अब भाई तुम ना 1 साल तक अपने शेयर्स जो तुमको वेस्ट किए हैं हमने, जो तुमने एक्सरसाइज किए हैं, इनको तुम बेच नहीं सकते हो, ये तुमको 1 साल तक अपने पास रखने हैं। आपने बोला सर उसने बेच दिया तो नहीं बेच सकता, क्योंकि उसको कंपनी अलाउ ही नहीं करती, अथॉरिटी ही नहीं देती बेचने की।
कंपनी का कंट्रोल रहता है उन शेयर्स पे, रिलीज ही नहीं करती है शेयर्स। ऑप्शंस जो थे वो शेयर्स पे कन्वर्ट हो गए, ऑप्शंस जो थे वो शेयर्स पे कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन आपको 1 साल का लॉक इन पीरियड मिला है कि आपको 1 साल तक ये शेयर्स क्या करने हैं, बेचने नहीं है, अपने पास रखने। अब इसके प्रोविजंस देखो, क्या क्या प्रोविजंस है हमारे ईसॉप्स के। भाई कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स दे रही है एम्प्लॉइज को डायरेक्टली या फिर एक एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू। कंपनी एक ट्रस्ट बनाती है जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, उनके थ्रू क्या कर रही है कंपनी, शेयर्स दे रही है किसको, हमारे एम्प्लॉइज को। आपने बोला शेयर प्राइस इज लेस देन मार्केट वैल्यू, जी सर मार्केट वैल्यू से कम ही दोगे ना, नहीं तो फिर मतलब क्या है ईसॉप करने का। अगर आप मार्केट वैल्यू पे ही दे रहे हो उनको शेयर्स तो वो मार्केट से खरीद लेंगे ना, फिर रिटेंशन और मोटिवेशन वाली बात कहां से आई। उनका फायदा तो तभी है ना जब आप उनको कम प्राइस में दो। तो शेयर प्राइस जो है हमारे ऑप्शंस का वो क्या रहता है, वो कम रहता है हमारे मार्केट वैल्यू से। आपने बोला ठीक है सर। मिनिमम वेस्टिंग पीरियड कितना है, मिनिमम वेस्टिंग पीरियड है 1 साल का। 1 साल आपका ग्रांट डेट और वेस्टिंग पीरियड के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए, आपने देखा था। आपने बोला ठीक है सर। नो डिविडेंड, नो वोटिंग राइट्स टिल दे बाय शेयर्स। उनको कोई डिविडेंड या कोई वोटिंग राइट नहीं मिलने वाला जब तक वो शेयर्स नहीं खरीद लेते, जब तक इन ऑप्शंस को वो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करवा लेते तब तक उन्हें कोई शेयर्स या कोई वोटिंग राइट हम नहीं देने वाले हैं उन शेयर्स पे। अब समझो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा सर। क्यों लगेगा, कंपनी की कैपिटल बढ़ रही है और इस कंपनी के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं उनकी होल्डिंग कम होगी कंपनी में क्योंकि नए शेयर्स आएंगे। तो यहां पर क्या लगेगा, यहां पे आपको अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से क्या लेना है सर, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना है आपसे, शेयर होल्डर्स की परमिशन लेना है सर आपको। आपने बोला ठीक है सर, वेल एंड गुड। अब इसके बाद देखो हमारे एम्प्लॉइज कैन नॉट ट्रांसफर प्लेज मॉर्गेज ईसॉप्स। आपने बोला कि सर जब तक आपको आपके शेयर्स कन्वर्ट नहीं हुए हैं, शेयर्स पे आपका लॉक इन पीरियड है, आप ना आपके जो एम्प्लॉइज हैं ये आपके शेयर्स को प्लेज नहीं कर सकते, इसको ऐसा ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसको मॉर्गेज नहीं कर सकते, यानी आप इन्हें किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपने इन्हें प्लेज नहीं किया, यानी इसके आपने बैंक में जाकर इसको रखवाया और इसके बिहाफ में, इसके बदले में आपने बैंक से कोई पैसा उठाया है, आप ऐसा नहीं कर सकते। जब आप शेयर्स जाकर बैंक में रखवाते हैं और उसके अगेंस्ट में पैसा रेज करते हैं, हम बैंक से पैसा लेते हैं ना, तो उसको हम प्लेज बोलते हैं। आप प्लेज नहीं कर सकते इन ऑप्शंस को जब तक वो चीज कन्वर्ट नहीं हो जा रही है शेयर्स पे। आपने बोला ठीक है सर। ऑल सच एक्टिविटी इज डन बाय कंपनसेशन कमेटी विच इज मेड बाय डायरेक्टर्स। हमने देखा था कि डायरेक्टर्स एक कंपनसेशन कमेटी बनाते हैं और ये सारी चीज को एडमिनिस्टर कौन कर रही है, हमारी कंपनसेशन कमेटी कर रही है। आपने बोला ठीक है, वेल एंड गुड। सर एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, अब ये क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अब क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ESPS। अब ये क्या है, ये जनरली कब होती है, जब कंपनी IPO करे या फिर FPO करे। कंपनी ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करी है या फर्दर पब्लिक ऑफरिंग करी है, तो उसमें क्या किया है कंपनी ने, मान लो 40,000 शेयर्स आपने IPO किए 40,000 शेयर्स का, उसमें से फॉर एग्जांपल आपने 20% शेयर्स जो हैं यानी 8,000 शेयर्स जो हैं वो कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए रिजर्व कर दिए डिस्काउंटेड प्राइस में। आपने क्या किया, आपने IPO के टाइम अपने एम्प्लॉइज के लिए, अपने कंपनी के ही एम्प्लॉइज के लिए क्या किए, कुछ सर्टेन अमाउंट, कुछ सर्टेन परसेंटेज क्या किया, आपने रिजर्व कर दिया। किसके लिए, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के लिए, अपने कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए। बट कंपनी में प्रोवाइड सम सर्विसेज कंडीशंस लाइक नीड टू वर्क फॉर 2 years और कुड बी एनीथिंग। आपने क्या किया कि भाई जो भी ये शेयर्स लेगा ना, उस पे हम सर्विस कंडीशंस अप्लाई करेंगे कि आपको ये शेयर्स
तभी मिलेंगे जब आप ये कंडीशंस पूरी करते हैं। अब देखो कंपनी ने अपने क्या किए, 2000 शेयर्स निकाल के रख दिए, कब, 9/6/2023 को, सॉरी अपनी कंपनी ने आईपीओ कब किया, 1/7/2021 में, यानी 1 जुलाई 2021 में आईपीओ किया। और ये शेयर्स एम्प्लॉइज को कब मिलेंगे, ये शेयर्स एम्प्लॉय को मिलेंगे मान लो 9 जून 2023, यानी 2 साल बाद। यहां पे सर्विस कंडीशन क्या रखी है कंपनी ने कि आपने 2 साल कंपनी में काम करना है, तभी जाके आपको ये शेयर्स मिलेंगे। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसी टाइम से, कब से, जब कंपनी ने आईपीओ किया और जिन एम्प्लॉइज ने इन रिजर्व, जो इनको रिजर्व किए गए थे इनके लिए शेयर्स, वो क्या किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं, तो उसी टाइम से सर्टेन अमाउंट फ्रॉम देयर सैलरी वुड बी डिडक्टिंग फ्रॉम दिस डे टिल द सर्विस कंडीशन, जब तक उनकी सर्विस कंडीशन खत्म नहीं हो जाती, या फिर जब तक उनका जो शेयर्स जितना लिया उन्होंने, उनका उसका अमाउंट पूरा रीपे नहीं हो जाता, तब तक उनकी अमाउंट से क्या, उनके अकाउंट से क्या होगा, एक अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट कटता रहेगा और एक टाइम पे उनको वो शेयर्स मिल जाएंगे। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। एम्प्लॉइज के लिए अलग से एक सर्टेन अमाउंट या एक सर्टेन परसेंटेज रिजर्व कर दिया शेयर्स का कि भाई मेरे कंपनी के एम्प्लॉइज ही ले सकते हैं, और उन्हें क्या किया, डिस्काउंटेड प्राइस में दिया आपने बोला ठीक है सर। इसके क्या क्या प्रोविजंस देखे हमने, भाई डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू डिफरेंट एम्प्लॉइज। अब किसी की कम रिक्वायरमेंट है, किसी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, किसी की सैलरी ज्यादा है, किसी की सैलरी कम है, कोई ज्यादा लेना चाहता है, कोई कम लेना चाहता है, डिफर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड क्या हो सकते हैं भाई, कम ज्यादा हो सकते हैं। शेयर इशूड इन ईएसपीएस, ये क्या होते हैं, ये इमीडिएटली लिस्टेड शेयर्स होते हैं। यानी आपने देखा कंपनी आईपीओ कर रही है या फिर कंपनी एफपीओ कर रही है, तो कंपनी जब आईपीओ कर रही है मतलब वो पहली बार मार्केट में शेयर्स ला रही है, और अगर कंपनी एफपीओ कर रही है तो वो कंपनी मार्केट में नए शेयर्स ला रही है। तो ये क्या होते हैं, अब वो जो नए शेयर्स भी आए तो वो भी हमारे लिस्टेड होना जरूरी है। ठीक है सर, आपने बोला ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, जो भी शेयर्स इशू किए जा रहे हैं हमारे ईएसपीएस में, वो क्या होंगे, वो इमीडिएटली लिस्टेड होंगे, यानी वो नए शेयर्स होंगे जो अभी अभी कहां, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए हैं। आपने बोला ठीक है सर। मिनिमम लॉक इन पीरियड क्या है, 1 साल का दिया हुआ है। ईएसपीएस इज नॉट द पार्ट ऑफ पब्लिक इशू। भाई हमारा ईएसपीएस को हमने हमारे पब्लिक इशू का पार्ट नहीं रखा है, क्योंकि ये हम किसको दे रहे हैं, ये हम लोग हमारे स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को दे रहे हैं, यानी हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को दे रहे हैं। ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, ये जनरल हुआ क्या, नहीं। तो हमने हमारे ईएसपीएस को क्या रखा है, हमने हमारे ईएसपीएस को पब्लिक इशू नहीं माना है, और इसमें 1 साल का मिनिमम लॉक इन पीरियड होना चाहिए। यानी आपने जब भी शेयर्स आपके हाथ में आए हैं उस दिन से 1 साल तक आपने वो शेयर्स अपने पास रखना है, आप उन्हें बेच नहीं सकते। फुलफिल प्रोविजंस ऑफ सेबी, सेबी के भी जो प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू ईएसपीएस आपने क्या करने हैं, फुलफिल करने हैं। कंपनी के शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा। क्यों लगेगा, रीजन दे चुका हूं, नए शेयर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी होल्डिंग कम हो रही है, कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, भाई साहब शेयर होल्डर का अप्रूवल तो लगेगा ही लगेगा। चलो आ जाओ, नेक्स्ट हमने देखा स्टॉक अप्रिसिएशन राइट स्कीम, सार्स। अब ये सार्स क्या है, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट स्कीम। यहां पे क्या कर रही है कंपनी, कंपनी यहां पे भी अपने एम्प्लॉइज को ही शेयर्स दे रही है। किसको, अपने एम्प्लॉइज को। लेकिन कैसे दे रही है कि भाई आपको ना आपके शेयर्स पे अप्रिसिएशन दे रही है। अब ये अप्रिसिएशन का मतलब समझो, कंपनी इज प्रोवाइडिंग इंक्रीज इन शेयर वैल्यू फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स। मान लो कंपनी ने सार्स किया है, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स दिए हैं, स्कीम चलाई है, और कुछ स्पेसिफिक शेयर्स पे आपके, आप क्या है, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं ऑलरेडी कंपनी के, ठीक है। आपको क्या किया है कंपनी ने, भाई आपको आपकी इक्विटी से लिंक्ड शेयर्स हैं ये सार्स। क्या है ये, भाई आपने क्या किया है, आपने हर एम्प्लॉय को बोल दिया है कि आपके स्पेसिफिक इतने इतने शेयर पे आपको हम अप्रिसिएशन दिलवाएंगे। कैसे, एग्जांपल से समझो, मानो
ईच एम्प्लॉय इज गिवन SARS राइट्स टू 100 शेयर्स, यानी आपको 100 शेयर्स पे SARS राइट्स मिले हैं, यानी शेयर अप्रिसिएशन राइट्स मिले हैं। कब मिले हैं? 1/8/2021 में। ठीक है, आपने बोला 1 जुलाई में आपने क्या, सॉरी 1 अगस्त को आपने क्या दिया, आपने इन लोगों को SARS दिए। व्हेन इट्स मार्केट प्राइस इज 100, आपने 100 शेयर्स पे इन्हें शेयर्स अप्रिसिएशन राइट दिया, जिनका वैल्यू क्या था आज की डेट में? 100 रुपए था। अब मान लो ऑन अ फ्यूचर डेट 1 साल बाद आपने देखा कि उस प्राइस की जो वैल्यू है ना वो 600 रुपए हो गई। आपने बोला उस प्राइस की वैल्यू आपकी उस शेयर की वैल्यू आपकी कितनी हो गई है? 600 हो गई है। तो आपको कंपनी ने प्रॉमिस कितना किया था कि भाई आपको 100 शेयर्स पे आपने अप्रिसिएशन देने वाली है कंपनी। तो आपके जो 100 शेयर्स थे, जो 100 रुपए के थे, आज वो कितने के हो गए भाई? एक शेयर 600 रुपए का हो गया। तो हमारी प्राइस क्या थी? पहले 100 थी, आज कितनी हो गई? 600। तो ये जो 500 रुपए का शेयर अप्रिसिएशन है, ये शेयर अप्रिसिएशन आपको आपके उन 100 शेयर्स में मिलेगा, उन 100 शेयर्स में मिलेगा। देखो, ईच एम्प्लॉय वाज एंटाइटल्ड टू गेट दिस अप्रिसिएशन। भाई 500 रुपए एक शेयर में आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो आपके हर एक शेयर में जो आपको कंपनी ने क्या दिया था? अप्रिसिएशन दिया था। जो 100 शेयर्स तक का आपको अप्रिसिएशन दिया था कि आपके 100 शेयर्स में मैं आपको अप्रिसिएशन दूंगी, तो ये 500 रुपए का अप्रिसिएशन मिला है उन 100 शेयर्स पे। ये क्या होगा? या तो आपको कंपनी कैश देगी या फिर आपको इक्विटी शेयर्स दे देगी उन पैसों के। आपने बोला ठीक है सर। देखो, इट इज सॉर्ट ऑफ बोनस कंपनसेशन गिवन टू एम्प्लॉइज इफ कंपनी परफॉर्म्स वेल। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो उनका मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ेगा। मार्केट वैल्यू बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कंपनी कैन गिव देम अप्रिसिएशन इन देयर स्टॉक। ठीक है सर। कंपनी एम्प्लॉय डज नॉट नीड टू पे एनी मनी। कोई मनी पे नहीं करना एम्प्लॉय को। क्यों करेगा? उसको तो आपने राइट्स दिया ना, SARS दिया आपने, उसको अप्रिसिएशन दिया है। मिनिमम वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर, 1 साल का वेस्टिंग पीरियड रहेगा। ठीक है सर, इसमें कोई लॉक इन नहीं है। आपको आज मिला, आप कल बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। आपने बोला ठीक है सर। अब आ जाओ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वेट इक्विटी शेयर्स। देखें तो स्वेट इक्विटी देख लें। चलो समझते हैं क्या है ये। आवाज आ रही ना मेरी? ऑडिबल हूं मैं? चलो, तो भाई स्वेट इक्विटी क्या है? स्वेट इक्विटी दी जाती है उन एम्प्लॉइज को जिन्होंने कंपनी के लिए कोई ऐसी चीज इन्वेंट की है या फिर कंपनी के लिए कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस की है या कंपनी को कोई ऐसी चीज प्रोवाइड की है जो कंपनी के लिए बहुत वैल्यूएबल है। अब जैसे इसका एग्जांपल समझो, अभी हमारे कोविड के टाइम पर कुछ ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने वैक्सीन बनाई। हम हमारे सीरम इंडस्ट्री की बात करें, हमारे पुणे की, तो जिस साइंटिस्ट ने वो वैक्सीन बनाई होगी उसे कंपनी ने स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए होंगे। क्यों? क्योंकि उसने बहुत वैल्यूएबल चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सिग्निफिकेंट चीज क्या की है? कंपनी को प्रोवाइड की है। तो कंपनी क्या करती है ना, कंपनी कहती है कि भाई तूने ये जो चीज बनाई है इसके राइट्स दे दे, इसके बदले में हम तुझे शेयर्स देंगे। उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? उन्हें हम कह रहे हैं हमारे स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, एक आइडिया आया स्वेट इक्विटी क्या होता है? आपने बोला ठीक है सर। सी, इट इज गिवन टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय फॉर प्रोवाइडिंग समथिंग वैल्यूएबल और फॉर कंट्रीब्यूटिंग सम टेक्निकल नो हाउ। अब ये टेक्निकल नो हाउ क्या है? कोई नॉलेज दिया है कंपनी को, नॉलेज रिलेटेड टू कोई डिजाइन है, आपने कोई डिजाइन बना के दे दी जो यूनिक है, बहुत, जो बहुत ऐसे
अलग है, ऐसी डिस्टिंक्टिव है, आपने कोई डिजाइन दे दी या कोई चीज डेवलप करके दी है, ठीक है, या फिर कोई किसी चीज में आपने प्रोडक्शन करा है, कोई ऐसा प्रोडक्शन किया है जो आपका यूनिक है, जो आपका बहुत ऐसा आपका खुद का आइडिया है, तो इसमें क्या कर रही है ना कंपनी, उन लोगों को शेयर्स दे रही है एट डिस्काउंटेड वैल्यू। कंपनी उनको डिस्काउंटेड वैल्यू पे शेयर्स दे रही है, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, उन्हें हम स्वेट इक्विटी शेयर्स कह रहे हैं। सी एंड द कंसिडरेशन वुड बी अदर देन कैश, यानी सामने वाले को जो शेयर्स मिल रहे हैं उसका कंसीडरेशन वो कैसे दे रहा है कि भाई उसने जो भी चीज बनाई है ना उसके राइट्स दे दिए, उस आइडिया पे उसने अपने राइट्स किसको दे दिए, कंपनी को दे दिए, या उस चीज का कॉपीराइट कंपनी के नाम पे कर दिया कि भाई ठीक है ये चीज बनाई तो मैंने, लेकिन मैं इसके राइट्स अपने इसका कॉपीराइट या फिर इसका ट्रेडमार्क जो भी है ये मैं किसको दे रहा हूं, कंपनी को दे रहा हूं। इसके बदले में कंपनी क्या कर रही है, उस बंदे को, उस एम्प्लॉय को या उस डायरेक्टर को स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रही है। आपने बोला ठीक है सर, अब समझो दीज शेयर्स आर इशूड इन रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी विच इंक्रीज द प्रॉफिट। आपने भाई वैक्सीन बना के दे दी थी कंपनी को, जो पूरे देश में नहीं थी कहीं पे, आपने वो चीज दे दी थी, वो कंपनी के प्रॉफिट में बहुत काम आई, बहुत वैल्यूएबल थी कंपनी के लिए, तो कंपनी ने क्या किया, स्वेट इक्विटी दे दिया आपको। दीज शेयर रैंक पारी पासु विद अदर इक्विटी शेयर्स, यानी दीज शेयर्स आर ऑफ इक्वल फुटिंग, यानी आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने जो स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए हैं उनके आगे आपके इक्विटी शेयर्स ज्यादा वैल्यूएबल है या ज्यादा उनका प्राइस है, नहीं 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 भाई, इनको पारी पासु राइट होता है। पारी पासु यानी इक्वल रैंकिंग में होते हैं, जैसे आपके इक्विटी शेयर्स हैं वैसे ही आपके स्वेट इक्विटी शेयर्स भी होंगे, जो इनका प्राइस है वही इनका भी प्राइस है, जो इनको राइट्स मिल रहे हैं वही इन शेयर होल्डर्स को भी वही राइट्स मिल रहे हैं। आपने बोला ठीक है सर, अब इन स्वेट इक्विटी शेयर्स पे आपने 3 साल का लॉक इन पीरियड रखा, यानी आपको 3 साल तक आपने शेयर्स बेचने नहीं है, आपको आपके इन शेयर्स पे, स्वेट इक्विटी शेयर्स पे 3 साल का लॉक इन पीरियड है, और इन शेयर्स को भी आपने इश्यू करने के लिए क्या करना है, अपने शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना है जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। ठीक है सर, अभी देख लिया हमने कि हमारे एम्प्लॉइज को किन किन तरीकों से हम क्या देते हैं, शेयर्स देते हैं। ईसॉप देखा, ईएसपीएस देखा, स्वेट इक्विटी देखा, और एक और क्या देखा था हमारा, सार्स, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स। ठीक है, तो ये सब क्या था, ये हमने देखा कि हमने हमारे एम्प्लॉइज को किन किन तरीकों से शेयर्स दिए। अब हम देखते हैं कि हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट्स क्या होता है। ऊपर देखा था प्राइवेट प्लेसमेंट नाम आया था। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट कौन करता है भाई, पब्लिक कंपनी भी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है। अब हमने देखा था कि प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती है, पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती, इनविटेशन नहीं दे सकती। इट इज प्रोहिबिटेड फॉर अ पब्लिक कंपनी, सॉरी प्राइवेट कंपनी टू ऑफर इट्स शेयर्स टू द पब्लिक। तो पब्लिक कंपनी क्या करती है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट्स करती है, रादर इशूइंग शेयर्स और ऑफरिंग शेयर्स टू पब्लिक। अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, अब जब पब्लिक कंपनी कोई प्राइवेट प्लेसमेंट करती है वो क्यों करती है भाई, उसने अगर आईपीओ किया या एफपीओ किया तो उसको अपने शेयर्स जो है वो लिस्ट करवाने पड़ेंगे स्टॉक एक्सचेंजेस पे, फिर उसको बहुत सारे कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे, बहुत सारे सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। यार इसमें ना बहुत कॉस्ट लगती है, बहुत टाइम लगता है। तो इसकी जगह कंपनी क्या करती है, मान लो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल है या कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो मुझे पैसा देने को तैयार है, जितना पैसा मैं पब्लिक से उठाना चाह रहा था उतना पैसा मेरे ये इन्वेस्टर्स देने को तैयार है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी कॉस्ट बचाऊंगा ना, मैं अपनी कॉस्ट बचाने के लिए इन प्राइवेट इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू कर देता हूं। इसे मैंने क्या बोला, इसे मैंने प्राइवेट प्लेसमेंट बोला, यानी मैंने पब्लिक को ऑफर ना करके कुछ स्पेसिफिक लोगों को अपने शेयर्स ऑफर किए और उनसे पैसा रेज कर लिया। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, जो रेडी थे, याद है ये वेंचर कैपिटलिस्ट भी होते हैं, इनमें आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, शार्क टैंक देखते हो ना तुम लोग,
शार्क टैंक में वो लोग जो बैठे हुए होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो वेंचर कैपिटलिस्ट कहलाते हैं। कोई आईपीओ ना करना चाहे, कोई एफपीओ ना करना चाहे, कुछ स्पेसिफिक लोगों से वो पैसे रेस करना चाहे तो वो वैसा कर सकते हैं। ये क्या कर रही कंपनी? ये प्राइवेट प्लेसमेंट्स कर रही है। अब देखो, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, वो क्या करेंगे? एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को, कुछ लोगों को क्या करेंगे? अपना ऑफर डॉक्यूमेंट भेजेंगे किसके साथ? हमारे एप्लीकेशन के साथ, और उनको सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हैं। क्या भाई? शेयर्स भी दे सकते हैं, बॉन्ड्स भी दे सकते हैं, डिबेंचर्स भी दे सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये सिक्योरिटीज ऑफर कर रही है हमारी कंपनी। किसको? एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को, कि भाई हमारे शेयर्स ले लो, या फिर बॉन्ड्स ले लो, या डिबेंचर ले लो। अब एट मैक्स कितने लोगों को ये प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है कंपनी? भाई मैक्सिमम 200 लोगों के लिए आपने ये प्रोविजन रखा कि आप प्राइवेट प्लेसमेंट मैक्सिमम 200 लोगों को कर सकते हो, कंसीडरिंग कि आप वो जो पैसा है वो या तो ओवरड्राफ्ट से दे दें या फिर चेक से दे दें। जो ये सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये या तो पैसा ओवरड्राफ्ट से दे सकते हैं या फिर चेक से दे सकते हैं। ठीक है सर, इसका कंसीडरेशन कैसा आ गया? हमारा कंसीडरेशन आ गया। अब इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं? ये जो शेयर्स आप दे रहे हैं, या ये जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, ये रिनाउंस नहीं कर सकते, ये अपने शेयर्स किसी और को नहीं दे सकते, या किसी और को राइट नहीं दे सकते कि भाई मेरे पास इतने शेयर्स हैं तो ये शेयर्स खरीद ले मेरे पे। आप ऐसा नहीं कर सकते। वहीं पे देखो, हमारे शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना जरूरी है, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। वहीं ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट है, ये दो टाइप्स के होते हैं। एक तो राइट्स इश्यू हमने देखा, राइट्स इश्यू भी एक प्राइवेट प्लेसमेंट ही है। किसको दे रहे हैं हम? हमारे स्पेसिफिक शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें क्या कर रहे हैं हम? उन्हें हम राइट्स दे रहे हैं। तो ये भी एक टाइप का प्राइवेट प्लेसमेंट है। और वहीं हम लोग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहे हैं। अब समझो, लोग हमेशा कंफ्यूज करते हैं इस चीज को लेकर कि भाई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट यानी हम प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं। नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अलग है और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अलग है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या है? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, अब देखो कंपनी क्या कर रही है? अपनी सिक्योरिटीज इशू कर रही है, इक्विटी शेयर्स दे रही है, या फिर सिक्योरिटीज विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, जैसे कि हमारे प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये क्या कर रही है? हमारी कंपनी ऑफर कर रही है। किसे? एक जनरली किसको करती है ये? प्रमोटर को कर रही है, या इक्विटी शेयर होल्डर्स को कर रही है, या एम्प्लॉइज को कर रही है, या वेंचर कैपिटलिस्ट। हमने देखा था शार्क टैंक में जो इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे वेंचर इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। कि वो क्या कर रहे हैं? हमारे कंपनी को पैसा दे रहे हैं, हमारी कंपनी की कुछ ओनरशिप वो लोग ले रहे हैं। उन्हें हमने क्या बोला? उन्हें हमने वेंचर कैपिटलिस्ट बोला। आपने बोला ठीक है सर। तो किस फॉर्म में दे रही है? या तो इक्विटी के फॉर्म में दे रही है, या फिर ऐसे शेयर्स दे रही है जो कन्वर्ट हो सकते हैं कल को इक्विटी में। ठीक है सर। अब ये जो शेयर्स हैं ये फुली पेड होंगे एंड एप्लीकेंट हैज टू पे कंसीडरेशन इन कैश। भाई आपने बोला कि जब भी आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करोगे तो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को कर रहे हो, कि प्रमोटर को कर सकते हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कर सकते हो, आपने एम्प्लॉय को कर दिया, आपने वेंचर कैपिटलिस्ट को कर दिया। लेकिन जब भी आप इनको अलॉटमेंट कर रहे हो तो आपने कंसीडरेशन कैसे लेना है? कंसीडरेशन कैश में लेना है। कैश में मतलब ऐसे गिन के रोकड़ा नहीं दिया है, आप बैंक में लिया है मतलब कैश में ही लिया है। ठीक है, आपने बोला ठीक है सर। शेयर्स इन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हैज नो वोटिंग राइट्स। अब देखो, आप जो शेयर्स अपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में देते हो ना, उसमें वोटिंग राइट नहीं होता। तो ये पारी पासू राइट वाला जो हमने ऊपर देखा था स्वेट इक्विटी में, ये यहाँ पे वो चीज नहीं आती है। जो हमने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है उसमें हमने आपको वोटिंग राइट्स नहीं दिए आपके शेयर्स में। ठीक है सर। आपने शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करते टाइम, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन लेना है। सी, इससे होता क्या है? हमारा टाइम बचता है, इससे हमारा पेपर वर्क बचता है। अगर आईपीओ करूंगा, एफपीओ करूंगा तो कितना सारा पेपर वर्क रहेगा। कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, आरओसी के साथ इतना ज्यादा पेपर वर्क होगा, मेरा टाइम जाएगा। तो मैंने अपना टाइम भी बचा लिया और अपना पेपर वर्क भी बचा लिया। क्या करके? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करके। सर, नो डॉक्यूमेंट इज इशूड। अब आप जब
अपना ये कर रहे थे, प्रेफरेंशियल राइट्स इशू वगैरह दे रहे थे, तो आपने क्या किया था, एक लेटर ऑफ ऑफर दिया था। क्या किया था आपने, लेटर ऑफ ऑफर दिया था अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। यहां पे आपने लेटर ऑफ ऑफर या फिर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, ऑफर लेटर वगैरह देने की जरूरत नहीं है, प्रोस्पेक्टस वगैरह देने की, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट देने की यहां पे जरूरत नहीं होती है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट इशू नहीं किया जाता है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है, कंपनी आप अपने आप में कर रही है, ये जनरली पब्लिक के साथ नहीं कर रही है, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ कर रही है। तो यहाँ पे वो ना लेटर ऑफ ऑफर ना ऑफर लेटर, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे जिन्हें भी वो अलॉट कर रही है शेयर्स, उनसे उन्हें कोई डॉक्यूमेंट नहीं देगी ऐसा। ठीक है सर। नेक्स्ट आता है हमारा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब ये अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या है सर, इतने टाइम से हम वही तो पढ़ रहे हैं। हमारा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स यानी इसका बैकग्राउंड देखो, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस दे रही है पब्लिक को, और उसके साथ पब्लिक को एक एप्लीकेशन फॉर्म दे रही है। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में जो जनरल पब्लिक है वो क्या करेगी, वो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपका एप्लीकेशन मनी, जो कंपनी को फंड्स रिक्वायर्ड हैं, वो पैसा क्या कर रही है, जनरल पब्लिक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपना पैसा भेज रही है। अब देखो, ये प्रोस्पेक्टस में हमारी सारे इशू की डिटेल्स होती हैं, इसको हम एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, हम न्यूज़पेपर में देते हैं, हिंदी, इंग्लिश, वर्नैक्युलर। ये तुम्हारे कोर्स में फिलहाल नहीं है। वर्नैक्युलर मतलब जिस जगह का, जिस स्टेट की कंपनी है, जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहां की रीजनल लैंग्वेज में आपने न्यूज़पेपर में अपना प्रोस्पेक्टस देना। खैर, याद रखा तो ठीक, नहीं रखा तो भी ठीक, नहीं है तुम्हारे कोर्स में। अब समझो, ये जो पैसा है, ये जनरल पब्लिक ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एप्लीकेशन मनी भेज दिया, और इस एप्लीकेशन मनी के अगेंस्ट कंपनी क्या कर रही है, आपको शेयर्स अलॉट कर रही है। कंपनी ने आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भेजा था एप्लीकेशन मनी के साथ, उसके अगेंस्ट में आपको कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स अलॉट कर दे रही है। इसको हमने क्या बोला, ये हुआ हमारा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। हमारे पास आपका एप्लीकेशन आया एप्लीकेशन मनी के साथ, और हमने अब क्या किया, हमने आपको शेयर्स अलॉट कर दिए, आपके नाम पर शेयर्स हमने भेज दिए। इसको हमने बोला अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब इसका मतलब समझो, व्हेन अ कंपनी गिव्स शेयर टू एप्लीकेंट्स बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन सबमिटेड, जो भी एम्प्लॉय ने जो एप्लीकेशन सबमिट किया था उसके बेस पे, उसके मतलब उसको बेस बनाकर हमने एप्लीकेशन मनी के हिसाब से आपको अलॉटमेंट कर दिया, किसका, शेयर्स का। ठीक है सर, इट मींस डिस्ट्रीब्यूटिंग सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, by board of directors of the previously from the out of previously undistributed share of company to person who have applied for shares। अब ये previously undistributed share क्या बोल रहा है, यानी जो शेयर्स कंपनी ने अलॉट नहीं किए थे। ऑथोराइज कैपिटल याद है, ऑथोराइज कैपिटल में से जो शेयर्स कंपनी के पास थे, वो शेयर्स कंपनी अलॉट कर रही है किसको, उस पर्सन को जिसने अप्लाई किया है शेयर्स के लिए। आपने बोला ठीक है सर। अब आगे देखो भाई, according to Supreme Court, the appropriation out of previously unappropriated capital of a company of a certain number of shares to a person। यहां पे हमने अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का डेफिनेशन देखा कि भाई कंपनी क्या कर रही है, अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, कहां से, उस कैपिटल में से। देखो, प्रीवियसली अनअप्रोप्रिएट कैपिटल यानी फंड्स दैट हैव नॉट बीन इंटेंडेड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। हम उस फंड्स में से आपको क्या दे रहे हैं, सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपने अप्लाई किया था कंपनी में शेयर्स के लिए। कहां से, अप्रोप्रिएशन, कहां से, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फंड्स दैट हैव नॉट बीन इंटेंडेड फॉर एनी पर्टिकुलर यूज ऑफ अ कंपनी।
हमने प्रीवियसली अनअप्रोप्रिएट कैपिटल को समझा कैसे, ये वो फंड्स हैं जो कंपनी ने अपने पास रखे हुए थे जिसका कोई इंटेंट नहीं था, कोई पर्टिकुलर इंटेंट नहीं था कंपनी के पास, उस फंड्स में से हमने क्या किया, सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए किसको, जिसने अप्लाई किया था। ये किसने डेफिनेशन दी है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन दी है। आपने बोला ठीक है सर। अब समझो, कंपनी हैज टू इशू शेयर्स इन डीमैट फॉर्म। जो कंपनीज डीमैट फॉर्म में शेयर्स इशू कर रही हैं, कंपनीज हुज पब्लिक ऑफर आर मोर देन 10 करोड़, जिनका पब्लिक ऑफर 10 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें डीमैट फॉर्म में शेयर्स देने पड़ेंगे। भाई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जो नया इशू ला रही है, कोई अनलिस्टेड जो कंपनी लिस्ट नहीं है, लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, और नया इशू ला रही है, कब से भाई 10 सितंबर 2018 के बाद से जो भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिन्होंने नया इशू लाया है, उन्हें डीमैट फॉर्म में ही शेयर्स इशू करने हैं। अदर क्लासेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और जो भी क्लासेस हैं जो भी प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है सर। एनी अदर कंपनी देन above mentioned can issue shares in any form। ऊपर जो हमने कंपनीज देखी उसके अलावा जो भी कंपनी है वो किसी भी फॉर्म में इशू कर सकती हैं, यानी वो फिजिकल फॉर्म में भी कर सकती हैं और वो डीमैट फॉर्म में भी कर सकती हैं। आपने बोला ठीक है सर, कंपनीज हैव ऑप्शन टू कन्वर्ट शेयर्स इनटू डीमैट फॉर्म एट एनी टाइम। कंपनी के पास क्या है, ऑप्शन है कि वो अपने फिजिकल शेयर्स जो हैं उनको कभी भी डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकती है, यानी उन्हें डीमटेरियलाइज करवा सकती है। याद है डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स देखा था, फिजिकल कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर्स इनटू कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है सर, कंपनी क्या कर रही है, डीमैट फॉर्म में इशू कर रही है, तो जो भी कंपनी डीमैट फॉर्म में शेयर्स इशू करेगी उसको डिपॉजिटरी एक्ट 1996 आपने फॉलो करना है। ये हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, डिपॉजिटरी एक्ट 1996 क्या होता है। ठीक है सर, चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं, प्रोविजंस कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं हमारे शेयर्स अलॉटमेंट के लिए। भाई कंपनी विच इशू शेयर्स टू पब्लिक हैज टू कंप्लाई रूल्स ऑफ कंपनीज एक्ट और सेबी गाइडलाइंस। जो भी कंपनी अपने शेयर्स इशू कर रही है उसे कंपनीज एक्ट तो कंप्लाई करना ही है, साथ ही साथ सेबी गाइडलाइंस भी फॉलो करनी है। अब हमारे क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, क्या है हमारा लॉ, क्या प्रोविजन कहता है, एक बार वो देखते हैं। भाई कोई कंपनी ऑन और बिफोर पब्लिकेशन आपको क्या करना है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को अपना प्रोस्पेक्टस की कॉपी सबमिट करना है। कोई भी कंपनी इशू लाने से पहले अपने प्रोस्पेक्टस, कोई भी कंपनी इशू लाती है, जनरल पब्लिक को कैसे पता चलता है कि कंपनी का इशू आया है, वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। तो ये जो प्रोस्पेक्टस आप अपने इशू के या इशू के पहले पब्लिक कर रहे हो, पब्लिक को दे रहे हो, तो ये पहले किसको जाना चाहिए, भाई आपको पहले रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को इसकी कॉपी भेजनी है विद साइंड बाय आपके प्रपोज डायरेक्टर, यानी जो डायरेक्टर्स होने वाले हैं, या फिर जो आपके डायरेक्टर्स हैं, या फिर ऑथोराइज्ड एडवोकेट, यानी जिनको आपने एडवोकेट ऑथोराइज कर रखा है अपने कंपनी का, उनके साइन होना चाहिए इसमें। ठीक है सर, अब एप्लीकेशन ऑफ अलॉटमेंट कैसे होती है, भाई एप्लीकेशन का देखा है हमने, प्रोस्पेक्टस देती है कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, किसको, पब्लिक को, और पब्लिक उसके बदले में उन्हें क्या करती है, भाई एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एप्लीकेशन मनी भिजवाती है। अब मान लो ये जो एप्लीकेशन मनी है, ये जो एप्लीकेशन मनी है, इट शुड बी मिनिमम 5% ऑफ फेस वैल्यू, यानी मान लो अगर मेरी फेस वैल्यू 10 रुपए है तो मुझे अपना 0.5% मिनिमम देना पड़ेगा, यानी 0.5 रुपीज आपको हर शेयर के लिए देना पड़ेगा अगर मेरा फेस वैल्यू 10 रुपए है तो। या फिर सेबी के हिसाब से अगर हम देखें तो आपने 25% ऑफ फेस वैल्यू लेना है, जो कि होता है 2.5 रुपीज पर शेयर, अगर हमारा फेस वैल्यू
10 रुपए का है, तो मेरा अगर 10 रुपए का फेस वैल्यू है तो मुझे एप्लीकेशन में 0.25 रुपीज रिसीव होना चाहिए। अब देखो, एप्लीकेशन मनी हैज टू बी पेड इन द बैंक, कौन से, जो कंपनी ने स्पेसिफाई कर रखा है। कंपनी क्या करती है, आपको मैंने बताया था, लीड मर्चेंट बैंकर क्या करता है, ये सारी जो चीजें हैं इनको एडमिनिस्टर करता है, और एक स्पेसिफिक बैंक डिसाइड करता है, इसी बैंक में कंपनी के जो शेयर्स का पैसा आने वाला है वो इसी बैंक में आएगा। ठीक है, अब देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात की थी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट शुड बी टेकन बाय द पब्लिक आउट ऑफ द टोटल इशू। हमने देखा था मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब कम से कम इतना शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, कम से कम इतना शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है। आपने बोला ठीक है सर, this amount is mentioned in prospectus and should be collected within 30 days from the issue of prospectus. SEBI states minimum subscription should be 90% of the issue. अब समझो, जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया है उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है ये आपने क्या करना है, कलेक्ट करना है पब्लिक से। 30 दिन के अंदर अंदर आपने प्रोस्पेक्टस देने से 30 दिन के अंदर अंदर आपने ये पैसा पब्लिक से कलेक्ट करना। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे भाई मेरी कंपनी ने 1000 शेयर्स क्या किए हैं, 1000 शेयर्स इशू किए हैं, कितने के, 10 रुपए ईच के। ठीक है, 1000 शेयर्स मेरी कंपनी इशू कर रही है 10 रुपए ईच से, इस हिसाब से 10,000 रुपए के 10,000 रुपए की वैल्यू के शेयर्स क्या कर रही है कंपनी, मार्केट में इशू कर रही है। अब मेरी कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए, यानी मैंने पब्लिक ने मेरी कंपनी के 900 शेयर्स कम से कम सब्सक्राइब किए, यानी मेरे पास 9,000 रुपये आए हैं, रिसीव होने चाहिए। दिस अमाउंट शुड बी रिसीव्ड विद इन 30 डेज। ऊपर देखा था प्रोस्पेक्टस से 30 दिन के अंदर अंदर हमने वो अमाउंट जो हमने हमारे प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया है वो रिसीव हो जाना चाहिए, कलेक्ट हो जाना चाहिए कंपनी के द्वारा। अगर मान लो ये पैसा रिसीव हो गया है तो वेल एंड गुड, अगर ये पैसा रिसीव नहीं हुआ है, अंडर सब्सक्राइब गया है मेरा जो इशू था, यानी मुझे 900 शेयर्स कम से कम पब्लिक ने सब्सक्राइब करने चाहिए थे, 900 नहीं किए, अगर 899 भी किए तो ये मेरा जो सब्सक्रिप्शन है ना ये अंडर सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर मैंने कोई अंडर राइटर अपॉइंट किया है, अंडर राइटर के बारे में हम पिछले 2 बार बात कर चुके हैं, अगर हमारी कंपनी ने अंडर राइटर अपॉइंट कर रखा है तो हमारा जो अंडर राइटर है वो उतना अमाउंट सब्सक्राइब कर लेगा जितना उसने प्रॉमिस किया था। यानी अगर मेरा पब्लिक इशू अंडर सब्सक्राइब्ड हुआ है, यानी पब्लिक ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं किया है, कितना, 90% मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है, और मैंने अंडर राइटर अपॉइंट कर रखा था, तो अंडर राइटर के साथ मेरा अग्रीमेंट होता है कि भाई जितना भी मेरा इशू है अगर अंडर सब्सक्राइब गया है तो उतने अमाउंट के शेयर्स तो मुझसे परचेस कर लेना। इसके बदले में अंडर राइटर को क्या मिल रहा है, अंडर राइटर को उसका कमीशन मिल रहा है। अंडर राइटर जो होता है वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है, जो भी इशू अंडर सब्सक्राइब गया है उसमें वो उतने वैल्यू के शेयर्स सब्सक्राइब कर लेते हैं, सो दैट उनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो हो जाए। तो अगर कंपनी ने अंडर राइटर अपॉइंट कर रखा है तो जो रिमेनिंग शेयर्स हैं वो अपना अंडर राइटर सब्सक्राइब कर लेगा। लेकिन अगर कंपनी ने अंडर राइटर अपॉइंट नहीं कर रखा था और उसके बावजूद आपका जो इशू है वो अंडर सब्सक्राइब गया है, तो आपने जो भी पैसा रिसीव किया है ना पब्लिक से, वो आपको एप्लीकेशन मनी आपको रिफंड करना पड़ेगा पब्लिक को, आपको सारा पैसा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो इशू था वो फेल हो चुका है, क्योंकि आपकी जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिमिट थी 90% आपके शेयर्स जो थे वो सब्सक्राइब होने चाहिए थे, वो नहीं हुए, तो आपका इशू जो है वो फेल हो गया। ठीक है सर, ये देखो यहाँ पे यही कह रहा है, कंपनी एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट विद अंडरराइटर व्हिच सेज दैट अंडर सब्सक्राइब्ड शेयर्स व्हिच वुड बी
taken by the underwriter. Why would the underwriter be taking all these shares? क्योंकि उसको बदले में ये कमीशन मिल रहा होगा सर, कंपनी उसे कमीशन दे रही है इस चीज का। आपने बोला वेल एंड गुड। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन लिस्ट। अब समझो ये क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्या है। सब्सक्रिप्शन लिस्ट यानी हमारा ऑफर पीरियड, कब तक हमारा सब्सक्रिप्शन चल रहा है। अब मान लो ये कंपनी हमारा 2 अगस्त 2021 तक, 2021 को इसने क्या किया, अपना सब्सक्रिप्शन डेट, मतलब इसने अपने शेयर्स अलॉट किए। ठीक है सर, क्या किया इसने, प्रोस्पेक्टस भेजा अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, किसको, जनरल पब्लिक को। तो सेबी कहता है कि आपका जो सब्सक्रिप्शन पीरियड है, आपका जो ऑफर पीरियड है, वो मिनिमम कितना रहना चाहिए, वो मिनिमम 3 दिन तक खुला रहना चाहिए। यानी आपने अगर 2 तारीख को अपना इशू किया था तो 2, 3, 4, 5, ये 5 तारीख तक आपका इशू जो है वो चालू रहना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम आप 10 वर्किंग डेज के लिए अपना जो सब्सक्रिप्शन पीरियड है वो आप चालू रख सकते हो। यानी इन 10 दिनों में, 3 दिन से लेकर 10 दिन के बीच में आपका जो पब्लिक है वो आपके शेयर्स क्या कर सकती है, सब्सक्राइब कर सकती है। आपने बोला ठीक है सर, वेल एंड गुड। इसके बाद हमने देखा हमारा बेसिस ऑफ अलॉटमेंट क्या होता है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट यानी ऑन द बेसिस which will be divided for each category of subscribers। अब ये each category of subscribers, और आपने क्या नई चीज बता दी। सी, जब भी कंपनी पब्लिक इश्यू लाती है ना, तो हम जनरल पब्लिक जो है ना, हम यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, हम बहुत ज्यादा शेयर्स नहीं खरीदते हैं। हम लोग, अब मान लो मैं किसी कंपनी का आईपीओ आया है तो उससे कितना ही शेयर्स उठा लूंगा, कितने लॉट्स उठा लूंगा, 1 लॉट ले लिया, 2 लॉट ले लिया, मैक्सिमम 3 लॉट ले लिया। तो हम जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, हम बहुत ज्यादा बड़ा चंक नहीं इन्वेस्ट कर सकते। तो कंपनी क्या करती है ना, कंपनी एक कैटेगरी बना देती है कि भाई इतनी इतनी कैटेगरी मैंने अपने इन इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व कर रखी है, इतनी इनके लिए, इतनी इनके लिए। तो अब ये जो कैटेगरीज हैं वो कौन सी कैटेगरीज हैं, ये आपके कोर्स में नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपको पता रहे, आप लॉ पढ़ रहे हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आपके कोर्स में ये चीज नहीं है, कैटेगरीज बोली जरूर गई हैं लेकिन कैटेगरीज के नाम नहीं बताए हैं, तो मैं आपको नाम भी बता रहा हूं। याद रहा तो वेल एंड गुड, नहीं रहा तो भी कोई मसला नहीं। ठीक है सर, आपने बोला कि जो पहली कैटेगरी होती है वो होती है हमारी QIBs। QIBs यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अब ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन होते हैं, ये बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं जो बहुत बड़े चंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे HNIs। HNIs क्या होते हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं। ये इंडिविजुअल्स होते हैं लेकिन ये बहुत हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी इनकी जो नेटवर्थ है वो बहुत ज्यादा है विज़ अस रिटेल इन्वेस्टर्स। हम जो हैं, हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम बहुत बड़े चंक में कंपनी में पैसा नहीं डालते हैं, हम थोड़ा पैसा डालते हैं। लेकिन ये जो HNIs होते हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं, ये कंपनी में एक बड़ा चंक डालते हैं पैसों का। आपने बोला ठीक है सर, और इन लोगों के लिए ना कंपनी कुछ अलग अलग परसेंट रिजर्व करके रखती है, ठीक है, ताकि उससे उनकी कैटेगरी पता चल जाए कि ये किस कैटेगरी का इन्वेस्टर है। अब वो परसेंटेज मैं नहीं बताऊंगा तुम लोगों को, जबरदस्ती तुम्हारे सर के ऊपर जाएगा और तुम्हारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो काम का भी नहीं। तो हम आगे जब डिस्कस करेंगे बाद में तो हम उसके बारे में भी देख लेंगे कभी अगर मौका पड़ा तो। एज ऑफ नाउ you really do not need to know all these percentage, या जो भी परसेंटेज एक कंपनी कैटेगराइज करके रखती है कि इतना इतना परसेंट इस कैटेगरी को हम इशू करने वाले हैं। ठीक है, सी पर्टिकुलर परसेंटेज इज allocated फॉर सच इन्वेस्टर्स। अब समझो एज पर मिनिमम एप्लीकेशन साइज, यानी ये हमारे लॉट साइज जो होते हैं एज फिक्स्ड बाय कंपनी, एक लॉट में कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे ये कंपनी डिसाइड करती है। ठीक है सर, तो इसी को हमने बोला, ये हमारा क्या था, ये हमारा बेसिस ऑफ अलॉटमेंट था कि हम किस बेसिस पे अलॉटमेंट कर रहे हैं हमारे शेयर्स का। आपने बोला ठीक है सर। नेक्स्ट देखते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। याद है एक ग्लिम्स दिया था मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का।
ओवर सब्सक्रिप्शन यानी मैंने जितने शेयर्स इशू किए थे ना उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ गई है मेरे पास। मैंने शेयर्स तो 1000 ही इशू किए थे मार्केट में, लेकिन मेरे पास एप्लीकेशंस आ गई 1500 शेयर्स के लिए। मतलब मेरा इशू जो था वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, यानी मेरा इशू ज्यादा चला गया, यानी पब्लिक ने मुझसे ज्यादा शेयर्स मांग लिए, लेकिन मैंने दिए कितने थे? मैंने तो 1000 ही दिए थे। दिस इज व्हाट वी कॉल ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इस केस में कंपनी क्या करती है? इस केस में कंपनी या तो ऐसा प्रो रेटा अलॉटमेंट करती है, ये तुम अकाउंट्स में पढ़ोगे कि एक प्रोपोर्शन बेसिस पे अलॉटमेंट करती है, या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ऐसा भी होता है, जिसकी एप्लीकेशन पहले ही पैसा शेयर्स उसको पहले अलॉट करती है। तो देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन मींस नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मोर देन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। मैंने जितने शेयर्स ऑफर किए थे उससे ज्यादा एप्लीकेशन मैंने रिसीव की भाई। अकॉर्डिंग टू सेबी, कंपनी कैन नॉट अलॉट मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। आपने जितने शेयर्स इशू किए थे उससे ज्यादा आप शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते हैं। ये कौन बोल रहा है? ये सेबी बोल रहा है। आपने बोला ठीक है सर। However, it may permit to allot not more than 10% of offers. सर ये क्या बात हो गई? अभी आपने बोला कि सेबी ने मना किया है। सेबी मे इट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ सेबी, चाहे तो कर सकता है चाहे तो नहीं कर सकता। यानी मैंने 1000 शेयर्स इशू किए थे ना, तो यहां पे सेबी मुझे परमिट कर सकता है कि मैं 10% और ज्यादा अलॉट कर सकता हूं, यानी जहां 1000 कर रहा था वहां पे 1100 कर सकता हूं। ठीक है सर? आपने बोला हाँ सर, समझ में आ गया। सो नेक्स्ट हम देखेंगे परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज। क्या था ये परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज? मतलब क्या? जब भी कंपनी अपना पब्लिक ऑफर लाती है तो कंपनी को क्या करना है? कंपनी को कम से कम एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेनी है। किस चीज की? लिस्टिंग ऑफ इट्स शेयर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। जब भी कंपनी पब्लिक ऑफरिंग कर रही है, हमने याद देखा था कि जब भी कंपनी पब्लिक ऑफरिंग करती है तो उसे अपने आप को एक स्टॉक एक्सचेंज में, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना पड़ता है। तो जब ये कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाएगी तो वो क्या कर रही है? बेसिकली दैट पर्टिकुलर कंपनी इज सीकिंग परमिशन टू डील ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, यानी उस कंपनी के जो स्टॉक्स रहेंगे, उस कंपनी के जो शेयर्स रहेंगे, उस कंपनी की जो सिक्योरिटीज रहेंगी, वो उन स्टॉक एक्सचेंज में जिनमें वो अपना परमिशन ले रही है या जिसमें अपने आप को वो लिस्ट करवा रही है, उन स्टॉक एक्सचेंजेस में ये कंपनी की सिक्योरिटीज के साथ डील कर सकते हैं हम। यानी उनकी खरीदी बिक्री कहां पे होगी? स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रहा है? स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है सर? आपने हमको बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज इज नथिंग बट अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन सेल और बाय सिक्योरिटीज ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपनी विच इज बीइंग लिस्टेड। ठीक है सर? तो देखो भाई, बिफोर मेकिंग पब्लिक ऑफर, कंपनी मस्ट अप्लाई टू वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू सीक परमिशन for listing its shares. वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कौन कौन से हैं स्टॉक एक्सचेंज? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई एंड एनएसई। या तो किसी एक स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन सीख कर रही है, किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में आपके शेयर्स लिस्ट करवा रही है, या फिर दोनों में करवा रही है। ठीक है? अब देखो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस भेजा। किसको? जनरल पब्लिक को। कंपनी जब भी पब्लिक ऑफर करती है क्या भेजती है? प्रोस्पेक्टस भेजती है। प्रोस्पेक्टस क्या है? सारी डिटेल्स किस चीज की? सिक्योरिटीज की, इशू से रिलेटेड, डेट्स, नंबर ऑफ शेयर्स, व्हाटसोएवर, ये सारी चीजों की डिटेल्स कहां हो रही है? हमारे प्रोस्पेक्टस में होती है। अब ये प्रोस्पेक्टस में इसे एक चीज और मेंशन करनी है, विच इज द स्टॉक एक्सचेंज द कंपनी इज गोइंग टू बी लिस्टेड ऑन। मान लो कोई एक कंपनी है जो अपने आप को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा रही है,
तो उसे ये चीज कहां पे मेंशन करनी है, ये चीज उसे अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन करनी है, प्लस with the fact that application has made to list। भाई उसको ये फैक्ट भी उस प्रोस्पेक्टस में दर्शाना है कि भाई हमने हमारी लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन दे दी है, यानी या फिर हमारी जो शेयर्स की लिस्टिंग है ये ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली है। तो ये सारी चीजें हम कहाँ लिख रहे हैं, ये सब हम लिख रहे हैं हमारे प्रोस्पेक्टस में। इसके बाद हमने देखा कि भाई अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर टू एन इशू एंड वेरियस एजेंसीज। अब हम इशू के टाइम पे किन किन एजेंसीज को, हमने याद है एक वर्ड यूज किया था इंटरमीडियरी। ये क्या होते हैं, ये मिडिल मैन होते हैं जो हमारे इशू में हमारी हेल्प करते हैं, जो पब्लिक और कंपनी के बीच में क्या होते हैं, मिडिल मैन होते हैं। यानी थ्रू दीज मिडिल मैन पब्लिक क्या करती है, कम्युनिकेट करती है, करस्पॉन्ड करती है किससे, कंपनी से, और कंपनी थ्रू दीज इंटरमीडियरीज कम्युनिकेट करती है किससे, पब्लिक से। तो अब ये कौन कौन सी इंटरमीडियरीज होती हैं, कौन कौन से मिडिल मैन होते हैं, ठीक है। मिडिल मैन हम लेमैन्स लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन जब हम लॉ की भाषा में बोलें, जब हम लॉ की बात करें तो हमें वर्ड यूज करना है इंटरमीडियरी। आपने बोला ठीक है सर, हम मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, लीड मर्चेंट बैंकर हम देख चुके हैं। भाई रजिस्ट्रार टू एन इशू, अब ये रजिस्ट्रार टू एन इशू क्या करता है, ये सारे जो शेयर होल्डर्स हैं, सारे डिबेंचर होल्डर्स हैं, उनका रिकॉर्ड रखता है, उनका रिकॉर्ड रखता है किसके बिहाफ में, हमारे कंपनी के बिहाफ में। कलेक्टिंग बैंक्स जिनमें पैसा आता है, जब भी एप्लीकेशन मनी हम लेते हैं तो वो किस बैंक के थ्रू लेते हैं, वो हमारा एक बैंक हम अपॉइंट करते हैं। भाई अंडर राइटर हमने देख लिया है, जो अनसब्सक्राइब सिक्योरिटीज होती हैं उनको सब्सक्राइब कर लेता है। इसके बाद सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, ये क्या होता है, ये हम आगे देखने वाले हैं। और ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज क्या होती हैं, ये बेसिकली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो हमारी कंपनी के शेयर्स को रेट करती हैं, ठीक है, कंपनी को नहीं, हमारे कंपनी के शेयर्स को रेट करती हैं कि भाई हमारा शेयर किस रेटिंग में है, ए रेटिंग में है, A+ में है, AA+ में है, B में है, C। तो ये इस हिसाब से उन लोगों ने कैटेगराइज कर रखा है और हमारे कंपनी के शेयर्स को, हमारे कंपनी की सिक्योरिटीज को क्या करती हैं, रेट करती हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी, और ये जो हम है सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, ये हम आगे देखने वाले हैं, इसलिए मैं अभी इसमें ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। चलो, अब क्या क्या जनरल प्रिंसिपल्स हैं, जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं, कुछ रूल्स हैं दैट अ कंपनी मस्ट फॉलो इन एडिशन टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। यानी ये कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो कंपनीज एक्ट तो आपको फॉलो करना ही करना है, लेकिन साथ साथ ये कुछ जनरल प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स भी आपको साथ में फॉलो करना है। अब पहला क्या है हमारा जनरल प्रिंसिपल, हमने देखा प्रॉपर अथॉरिटी टू अलॉटमेंट। किसके पास होती है प्रॉपर अथॉरिटी, हमने अलॉटमेंट की अथॉरिटी दे रखी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और इन्हीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमने क्या किया है, ये हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अथॉरिटी दी है, और इन्हीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक अलॉटमेंट कमिटी बनाई है जो ये सारे काम, अलॉटमेंट से रिलेटेड सारे काम एडमिनिस्टर कर रही है। और इस अलॉटमेंट कमिटी को किसके द्वारा बनाया गया है, ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बनाया है। अलॉटमेंट कमेटी किसने बनाया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। हमने पावर डेलीगेट किसको कर रखी थी, हमने अथॉरिटी किसको दे रखी थी, हमने हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे रखी थी। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास और भी बहुत काम होते हैं, तो उन्होंने पर्टिकुलरली अपने अलॉटमेंट से रिलेटेड सारे काम करने के लिए क्या किया, एक अलॉटमेंट कमेटी बना दी, और इन सारे अलॉटमेंट से रिलेटेड जो भी काम है उनको एडमिनिस्टर कौन कर रहा है, हमारी अलॉटमेंट कमेटी कर रही है। आपने बोला ठीक है सर। अब देखो, अलॉटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली, यानी ये जो अलॉटमेंट हो रहा है, अलॉटमेंट मतलब क्या, जो शेयर्स हम दे रहे हैं, जो शेयर्स हमने जो हमारे मेंबर्स हैं उनको अलॉट किए हैं, ये अलॉटमेंट कब होगा, जब किसी एप्लीकेंट ने हमें एप्लीकेशन दी थी। अब ऐसे समझो कि मैं एक कंपनी हूं, मैं अलॉटमेंट कर रही हूं, मैं अलॉटमेंट उसी को करूंगी ना जिसने मुझे एप्लीकेशन किया है कि हाँ भाई मुझे शेयर्स चाहिए।
जिसने मुझे एप्लीकेशन मनी भेजा है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो मैं शेयर्स किसे अलॉट करूंगी? मैं शेयर्स सिर्फ उन्हें ही अलॉट करूंगी ना। ऐसे थोड़ी कि मेरा मन हुआ कि मैं किसी को भी उठकर कल को जाकर शेयर्स अलॉट कर दिए। इज दैट गोइंग टू हैपन? नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को दूंगी जो मेरे एप्लीकेंट्स थे, जिन्होंने मेरे एप्लीकेशन फॉर्म को भरा था और एप्लीकेशन मनी भेजी थी, मैं सिर्फ उन्हें ही अलॉट कर रहा हूं। अब इसका रीजनेबल टाइम क्या है? अलॉटमेंट कैन बी स्टार्टेड अर्लीस्ट फ्रॉम 5th डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू एंड कंप्लीट विद इन 60 days ऑफ द रिसीट फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब समझो ये क्या कह रहा है कि भाई अलॉटमेंट अर्लीस्ट यानी कम से कम मैं अपने 5वें दिन से शुरू कर सकता हूं। 5वें दिन किसका? मेरे इशू का। हमने देखा था सेबी ने आपको बता रखा है कि भाई आप मिनिमम 3 दिन के लिए अपना सब्सक्रिप्शन शुरू रखते हो और मैक्सिमम 10 दिन के लिए। तो आपने बोला कि इस इशू करने के बाद से आप 5वें दिन से अलॉटमेंट का काम जो है वो शुरू कर सकते हो। और ये जो प्रोसेस है, अलॉटमेंट प्रोसेस जो है आपकी, ये विद इन 60 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी, यानी जिस दिन मुझे एप्लीकेशन मनी मिल गया वहां से 60 दिन के अंदर अंदर मेरा अलॉटमेंट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये क्या था? ये हमारा रीजनेबल टाइम था, जो रीजनेबल टाइम हमें दिया गया है किस चीज के लिए? अलॉटमेंट करने के लिए। आपने बोला ठीक है सर। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल अलॉटमेंट। अब क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन शुड बी सेम एज मेंशन्ड इन प्रोस्पेक्टस। यार आपने जो भी प्रोस्पेक्टस में कंडीशंस लिखी थी ना, कंडीशंस वैसे ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अलॉटमेंट के टाइम पे कोई नई कंडीशंस लेवी कर दी, कोई नई कंडीशंस बता दी कि नहीं नहीं आपको ये कंडीशंस भी फॉलो करना पड़ेगा। ये आपका अलाउड नहीं है। आप अलॉटमेंट के टाइम पे कोई चेंज नहीं कर सकते अपनी कंडीशन में, या कोई नई कंडीशन ऐड नहीं कर सकते। ठीक है सर। कम्युनिकेशन क्या है? कंपनी विल कम्युनिकेट थ्रू लेटर ऑफ अलॉटमेंट या फिर अलॉटमेंट एडवाइस। ये 2 लेटर्स होते हैं या एक लेटर है लेटर ऑफ अलॉटमेंट, जिसको हम लोग अलॉटमेंट एडवाइस भी कहते हैं, या फिर लेटर ऑफ रिग्रेट। अब ये लेटर ऑफ अलॉटमेंट मतलब आपको कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए, ठीक है। इसमें क्या डिटेल्स रहेंगी? इसमें हमारे नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे जो हमने अलॉट किए हैं, और जो अलॉटमेंट मनी है जो सामने वाले को पे करना है, जो मेंबर को, जो पब्लिक को पे करना है, उसकी डिटेल्स रहेंगी। किसमें? हमारे लेटर ऑफ अलॉटमेंट में। वहीं पे अगर किसी कंपनी ने आपको शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं, तब भी कंपनी को कम्युनिकेट करना जरूरी है। कंपनी को बताना जरूरी है दैट वी आर नॉट गोइंग टू अलॉट यू एनी सिक्योरिटी। इसीलिए हम आपको ये लेटर ऑफ रिग्रेट भेज रहे हैं दैट यू डिड नॉट गेट एनी सिक्योरिटी, और आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको नहीं मिला है। आपके अलॉटमेंट मनी के आपके एप्लीकेशन मनी के साथ हमने आपको आपका लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया। आपने बोला ठीक है सर। अब समझो, अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी अदर लॉ, यानी आपका जो अलॉटमेंट है ना वो किसी दूसरे एक्ट को कंट्रावीन नहीं कर रहा है। यानी कंपनी कैन नॉट अलाउ शेयर्स बाय कॉन्ट्राडिक्टिंग अदर लॉज। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। आपने बोला कि जो बंदा माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। हाँ, थ्रू लीगल गार्जियन कर सकता है, लेकिन मुद्दा क्या है? अभी हम माइनर की बात कर रहे हैं। माइनर हिमसेल्फ कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक माइनर को आप शेयर नहीं दे सकते। मतलब आप समझ रहे हैं? इट इज ऑल इंटरलिंक्ड। आपने अपने दूसरे लॉज को भी मद्देनजर रखना है कि यार मैं अलॉटमेंट करते टाइम कोई दूसरे लॉज को कॉन्ट्राडिक्ट या कॉन्ट्रवीन तो नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं। If company fulfill all the above conditions, then the allotment would be regular allotment. सारे conditions fulfill किए हैं तो इसको हमने regular allotment बोला कि हाँ भाई आपने regular तौर पे सही तरीके से जैसा allotment होना चाहिए आपने allotment कर दिया। और इनमें से अगर आपने कोई भी condition fulfill नहीं की है तो इसको आपने बुलाया irregular allotment।
अब इरेगुलर अलॉटमेंट जो होता है ना, सच अलॉटमेंट इज इनवैलिड, यानी आपका ये वाला अलॉटमेंट जो है ये वैलिड नहीं होगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए आपको ऊपर वाली सारी कंडीशंस जो हमने देखी वो फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जो इसका प्रोसीजर है इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मैं चाहता हूं कि इस चीज को हम लोग आराम से थोड़ा शिद्दत से डिस्कस करें, इसीलिए we'll start this topic in our next lecture. Till then, peace out and love you all. Bye bye.